औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी। अक्सा खान। गुड। बिलाल सोहेल। ठीक है। अच्छा जी, हमारी पहली सिटिंग का जो है वो स्टार्ट हुआ चाहता है। अ, आपके साथ जो क्लासेस का फॉर्मेट है वो इस तरीके से है कि आपको क्लास के जो लाइव लेक्चर्स हैं उसके अंदर बिल्कुल जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो रेज करने की इजाजत होगी, मगर ये कि आपको अनम्यूट रखा गया है क्योंकि उसमें फिर जो है वो अगर इतने सारे लोग जो है वो सवाल कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों का जो है वो दिलचस्पी का मायार होता है उस सवाल में, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो फिर क्लास की लेंथ जो है वो एक अननेसेसरीली जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो क्लास की जो ड्यूरेशन है उसको जो है मलूज़ खातिर रखते हुए और आपकी दिलचस्पी के मयार को बरकरार रखते हुए फैसला ये किया गया पिछली के तरीके से, यानी पिछली क्लासों में भी ऐसा ही किया गया कि आप बिल्कुल जो है वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत पर्टिनेंट होंगे, जिसका फैसला मैं कर रहा हूँ कि भाई जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब लोगों को फायदा होगा, तो फौरन से उसका जो है वो जवाब दे दिया जाता है। और फिर बाद औक़ात ऐसा होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो कि महसूस होता है कि वो तो शायद टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, या फिर किसी और जगह पे जो है वो किसी और से बिलोंगिंग है, यानी कि सब्जेक्ट से बाहर है या बहरहाल सब्जेक्ट के अंदर है मगर आज के टॉपिक से बिलोंगिंग नहीं है। तो फिर उस केस में हम आपसे जो है वो उसकी जो है वो दरख्वास्त ये कर रहे होते हैं कि यार इसको क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा। एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि जब तक आपके सवालात खत्म नहीं होंगे क्लास के जो ड्यूरेशन है उसके अंदर डिसकंटिन्यूएशन नहीं आएगा। जब तक आपके सवालात जो है वो चलते रहेंगे आपको जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, यानी कि वो आप लोग जो है वो अब चैट बॉक्स में लिख रहे होंगे और मैं जो है वो बहरहाल उसको जबानी जो है वो जवाब दे रहा हूँ। फर्दरमोर व्हाट्सएप ग्रुप आपका एक डेडिकेटेड है, उसके अंदर भी आप 24 घंटे में कभी भी जो है वो आपकी दिलचस्पी जैसे भी हो, आपकी सहूलत जैसे भी हो, आप सवाल कीजिएगा, उसके अंदर मैं खुद जो है वो जवाब देता हूँ। और उसके लिए भी बहरहाल ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि फौरन से जवाब दिया जाए। और उसमें बहरहाल मैं राइटिंग में जवाब दे रहा होता हूँ, आपका भी राइटिंग में सवाल होता है, मेरा भी राइटिंग में जवाब होगा। और वो बाज औकात कभी किसी वजह से डिले हो जाता है तो वो कुछ वजूहत होती हैं और कुछ हालात में जो है वह जवाब नहीं दिया जाता, तो अगेन उसकी बात ये होती है कि वो शायद हमारे सब्जेक्ट से रिलेवेंट ही नहीं होता है। तो फिर उसके बारे में आपको एक दो मरतबा रिमाइंडर डाल देने चाहिए, तो फिर वो जो भले सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो उसके भी जवाब दे दिए जाएंगे। तो ये हमारी क्लास का तरतीब या फॉर्मेट है कि मैं जो है वो लाइव लेक्चर आपको दे रहा हूँगा, उसके दौरान में जितनी जो है वो सवालात आप हैं बिल्कुल भर भर के आप उसको पूछिए, मगर चैट बॉक्स के अंदर। और जो है वो अगर चैट बॉक्स के अंदर जो है वो कोई जवाब फौरन दे दिया जाए तो फिर आप जो है वो उसके ऊपर अपने आप को जो है वो मुतमईन कर लेंगे, और अगर जवाब ना दिया जाए और जो है वो थोड़ा सा इसको डिले किया जा रहा होगा टिल द एंड ऑफ द क्लास, तो उसकी कोई रीजन होगी। तो ये जो है वो हमारी क्लास का फॉर्मेट होगा। आज की क्लास में सबसे पहले तो हम जो है वो आपके साथ सिलेबस जो है वो शेयर करना चाहेंगे। सिलेबस जो है वो शेयर करना इसलिए मकसूद है कि ये जो कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट है इसके अंदर सबसे बड़ा दर्द सर ये भी है कि इसके अंदर ये सिलेबस का पार्ट है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं तो हमेशा से हर साल हर अटेम्प्ट में ये कहता हूँ कि भाई सिलेबस को पहली क्लास में देखना चाहिए। आप एग्जामिनेशन लीव के अंदर आखिरी महीने के अंदर क्यों सिलेबस को देख रहे होते हो? उस वक्त भी जो है वो बहुत सारे सवालात वही जो व्हाट्सएप ग्रुप है कि ये सिलेबस का पार्ट है, ये नहीं है, ये पार्ट है, ये नहीं है। तो वो आप पहली क्लास के अंदर देखिए। अगर आप पहली क्लास के अंदर सिलेबस को देखेंगे तो आपको अपने ऊपर भी जो है वो कमांड होगी कि मुझे कहाँ जाना है, किस सिमत में जाना है। और फिर आप टीचर को भी सही तरीके से अकाउंटेबल कर सकेंगे कि सर ये आपने कहा था कि ये सिलेबस है और ये जो है वो अभी तक तो हुआ नहीं है, ये चीज रहती है, वो चीज रहती है। अब आप क्लासें खत्म हो जाएंगी फिर इसके बाद जो है वो सिलेबस के ऊपर रिसर्च कर रहे होगे, तो सिलेबस इतना बड़ा दर्द सर है कि उसके ऊपर जो है वो आपका एक कंसिडरेबल टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात,
देखिए, इसका पढ़ने का तरीकाकार ये है कि इसके अंदर जो है वो आप पास पेपर उठा के देखिएगा तो बहुत गौर तलब ये बात होगी कि आपको समझ आएगा कि यार ये कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है। ऊपर ऊपर से तो आप देखोगे तो ये लग रहा होगा जैसे अकाउंटिंग का पेपर है, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के सवालात, और फिर इसके अंदर वो बहुत सारी न्यूमेरिकल्स और ये सारी चीजें। तो इससे तो अंदाजा ये हो रहा होगा कि ये भाई सब्जेक्ट कौन सा है। तो फिर जो है वो ऊपर हेडिंग देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये कॉर्पोरेट लॉ है। और बहरहाल जब आप पूरे सिलेबस के ऊपर माहिर हो जाएंगे तो फिर तो शायद आप एक नजर में समझ लेंगे। मगर उस केस में भी बहरहाल दाद देनी पड़ेगी आईकेप को और पेपर बनाने वाले को कि इस लेवल के पेपर भी पाकिस्तान में या आईकेप में बन रहे हैं। और इसके ऊपर देखिए जो है वो ये सब्जेक्ट काफी मुश्किल माना जाता है। मुश्किल माना जाता है, बस ऐलानात हो गए हैं, बाकी अदरवाइज आपकी विल पावर के ऊपर है। अगर आप जो है वो अपने आप को जो है वो हलकान करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि भाई मुश्किल है, बाकी अदरवाइज जो है वो मुश्किल तो कोई चीज होती नहीं है। आपने आपके इस बारे में अल्लाह ने ऐलान किया हुआ है कि जब भी आपको कोई एक्सरसाइज दी जाती है जिंदगी में, हम जो भी काम करते हैं वो बेसिकली अल्लाह की तरफ से एक एक्सरसाइज का नुजूल होता है, जिसको हम जो है अपनी जो है वो जो भी हमारा टैलेंट अल्लाह की तरफ से दिया गया है उसके ऊपर हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और अल्लाह के पास हमारे स्कोरिंग होती है। यही जिंदगी और कायनात का फलसफा है और इसी के ऊपर जो है वो अल्लाह ने जो है वो अपने कलाम में कहा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। This ayat is indicating you are the most qualified person for the exercise which have been made confronted to you। और इसकी बेस पे फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो शो कीजिएगा। आप शुरू से ही कह देंगे कि भाई ये मुश्किल है तो मुश्किल तो हो ही नहीं सकता, जब भी तो अल्लाह ने कहा है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मुश्किल कहना तो खुदा ना खास्ता ऐसा काम हो जाता है कि अल्लाह के ऐलान को जो है वो इनकार करना हो जाता है। तो कभी भी कोई काम मुश्किल नहीं होता है। जो काम आपके पास पहुंचा, you are the most qualified person, most appropriate qualified person for that exercise। काम आपके पास अल्लाह की मर्जी के बगैर आ नहीं सकता, अल्लाह की मर्जी से आया। जब अल्लाह कह रहे हैं मुश्किल नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुश्किल है? ये तो बहुत वो जुर्म की वाली बात हो जाएगी। तो मुश्किल कोई नहीं होता है। शुरू से ही अपने जहन में ये बैठा लीजिए ये आसान काम है, आप कर सकते हैं। और मेरा और आपका ये नुस्खा नहीं है, अल्लाह ने कहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। और ये वो आयत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात पे दी गई थी। सारा कुरान जो है वो हिजाज की सरजमीन पे यानी सऊदी अरब में जो है वो उसका नुज़ूल हुआ है। मगर ये कि ये वाली दो आयत थी जो सूरह बकरा की आखिरी दो आयत, ये अल्लाह को जो अल्लाह के नबी को मेराज की रात पे जन्नत के अंदर जो है वो तोहफा दिया गया था। तो इसकी बहुत बड़ी जो है वो फजीलत है और इसके अंदर अल्लाह ने ये ऐलान किया हुआ है कि जिंदगी में कभी भी मत कहना कि कोई काम मुश्किल होता है। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस कि कोई भी मुश्किल काम नहीं होता तो कॉर्पोरेट लॉ भी मुश्किल नहीं है। तो आपको जो है वो इसको आसान समझना है। तीसरी बात जो आपसे बात करनी है मुझे पहली क्लास की रूह से, वो ये कि कोशिश कीजिए कि भाई लाइव लेक्चर लीजिए। और किसी वजह से अगर लाइव लेक्चर ना ले सकें, देखें अगर लाइव लेक्चर की कोई अफादियत ना होती तो मैं क्यों लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, मैं हर दफा जो है वो आपको क्यों लाइव पढ़ा रहा होता हूँ, इसकी कोई वजह है। तो बहरहाल आप इसको मेरे ऊपर जो है वो भरोसा करके आप इसको लाइव लेने की कोशिश कीजिए। और अगर किसी वजह से नहीं ले पाते, थक जाते हैं, कोई और वजूहत हैं, तो उस सूरत हाल में आप इसको कैरी ओवर ना कीजिए। ये बहुत बड़ा जो है वो फ्लॉप आइडिया है कि आप सोच रहे होते हो कि यार ये 200 घंटे का या 150 घंटे का या पौने 200 घंटे का जो है वो सिलेबस है और आखिरी के जो है वो जो एक महीना होगा उसमें रोज के 10-10 घंटे जो है वो मैं इसको सुन लूंगा। तो भाई सुनने का काम थोड़ी है, उसको असल में मेन काम आपका सुनने का नहीं है। मेन काम आपका ये है कि उस चीज को जिसको सुना उसको एब्जॉर्ब करके उसको अपने अंदर स्टे करवा के फिर उसको वक्त पे बाहर निकालने का मेन काम है। तो वो जो खाली सुनने का काम है वो तो शायद पूरी एक्सरसाइज पूरे काम का 20% भी जो है वो वेटेज नहीं रखता। मेन काम जो है वो रिप्रोड्यूस करना है। और रिप्रोड्यूस करने के लिए जो चीज आपने सुनी है इसको अंदर अपने एब्जॉर्ब करना है और उसको स्टे करवाना है। स्टे जो है वो जब ही होगा जब आपको सही समझ में आया, वरना वो नहीं रुकेगा, वो इधर उधर चला जाएगा। तो आप गाड़ी चलाते हुए, आप जो है वो कोई और काम करते हुए ये लेक्चर्स को ऑन कर दें तो इससे काम नहीं बनेगा। ये खाली सुनने की एक्सरसाइज की हद तक जो है वो इंस्टीट्यूट ने आपसे पैसे बना लिए, आपको जो है वो ये लेक्चर सेल करके आपने जो है वो अपने दिल को तसल्ली दे दी, मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो है वो आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि डेली बेसिस पे या जब भी हमारी क्लासेस होती हैं उसको रेगुलर बेसिस पे अटेंड कीजिए। नहीं कर सके कोई भी वजह है तो इसको हैबिचुअल ना बनाइए कि भाई जो है वो रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे तो चलो ले ही नहीं रहे, कभी लीजिए कभी ना भी लीजिए। बहरहाल मगर ये कि बेसिकली रोज या जो भी क्लास हो रही है सब लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, कभी कभी लेंगे तो भी फायदा होगा। कभी भी नहीं ले रहे तो फिर रेगुलर बेसिस पे इसको सुन लीजिएगा, इसको एब्जॉर्ब कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। आखिरी के
के लिए बिल्कुल कैरी ओवर ना कीजिएगा, वरना खुदा न खास्ता एग्जाम तो पास होगा ही नहीं, आप ख्वामखा में दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी डिप्रेशन में आ जाएंगे। आखिरी के जो है वो 1 महीने के अंदर आप कहेंगे कि मैं 200 घंटे का ये भी सुन लूं, ऑडिट भी सुन लूं, टैक्स का भी सुन लूं, अकाउंटिंग भी सुन लूं, तो वो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बी केयरफुल ओवर द सिचुएशन के ये आपका जो है वो पढ़ाई का तरीकाकार होगा। ये सैयद आकिब साहब कह रहे हैं कि भाई जो है वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो उठाना अक्लमंदी है। बिल्कुल अक्लमंदी है। क्यों जो है वो इसमें कोई भी जो है वो कबात नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये कि अक्लमंदी या बहरहाल बेवकूफ़ी कोई भी नहीं होती है, सबकी जो है वो बहरहाल आप माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार हैं। और जभी तो अल्लाह ने आपको जो है वो इतनी बड़ी तालीम के लिए चुना है। हमारे मुल्क के कितने सारे लोग हैं बेचारे जो है वो बेसिक एजुकेशन भी हासिल नहीं कर पा रहे, और आप जो है वो टॉप रैंक एजुकेशन के लिए जो है वो सरकोशा हैं। तो ये तो बहरहाल बहुत बड़ी जो है वो आपकी एक अल्लाह की तरफ जो है वो शुक्राने निकलते हैं कि भाई अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन के लिए चुना है। सिर्फ जिसमें 1961 से लेकर आज तक जो है यानी कि तकरीबन 60-61 साल हुए, सिर्फ 9,500 मेंबर हैं। तो इस क्वालिफिकेशन के अंदर आप जो है वो अपने आप को जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अकलमंदी की वैसे ही बात है। तो जो भी आप काम करते हैं बहरहाल वो सारा अकलमंदी के बेस पे होता है। जो पहली अटेम्प्ट में लेता है वो भी, जो दूसरी अटेम्प्ट में लेता है वो भी। मगर ये कि अगर पहली अटेम्प्ट में लिया जाए तो इसका पॉइंट ऑफ मेरिट ये बनता है कि पहली अटेम्प्ट में निस्बतन आपके पास वर्कलोड कम होता है। दूसरी बात ये है कि आप जो है वो फ्रेश माइंडेड है, अभी अभी अपनी जो है वो बेसिक एजुकेशन से आप आए हैं, अभी आपके जहन में खुराफात की कमी है। आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे, फर्म में वर्कलोड भी होता है, वर्क प्रेशर भी होता है। तो जैसे जैसे आपकी जो है वो मेमोरी मुख्तलिफ कामों में कंज्यूम होगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उसकी जो है वो वर्केबिलिटी स्लो हो जाती है। पहले दिन आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं वो बहुत फास्ट होता है, दूसरे दिन स्लो हो जाता है, फिर दूसरे दिन और फिर 2 साल के बाद फिर बिल्कुल स्लो। तो इसी तरीके से आप अपने आप को जितना कंज्यूम करेंगे फर्म के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, इतना ज्यादा आपकी जो है वो स्पीड स्लो हो जाएगी। कॉर्पोरेट लो के लिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट चाहिए। उसके अंदर जो है वो आपको पढ़ना भी जो है वो बहुत ज्यादा है, और उसको रिटेन भी बहुत ज्यादा करना है, और फिर उसके लिए आपके दिमाग का जो है वो सही इस्तेमाल, यानी कि सही वक्त में वो सही चीज प्रोड्यूस हो जाए, वो भी बहुत जरूरी है। तो मेरिट तो ये बनता है कि पहली अटेम्प्ट में करना चाहिए। टाइम भी ज्यादा है, बंदा भी फ्रेश है, वर्कलोड भी कम है, तो बहुत सारे अवामिल ऐसे बन जाते हैं कि जो है वो पहले अटेम्प्ट के लिए, कॉर्पोरेट लॉ के लिए रागिब होते हैं। बहरहाल मैं तो ये कहता हूं कि मेरे दोनों सब्जेक्ट ही पहली अटेम्प्ट के हैं, कॉर्पोरेट लॉ भी है और टैक्स भी है, और इसमें कोई नामुमकिनात में नहीं है। पिछली अटेम्प्ट में मुजम्मिल शिवानी जो कासा का हेडिंग पर्सन है, ये कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन दोनों मुझसे पढ़े थे। तो बहरहाल उसने जो है वो दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिए, मेरिट भी लिया उसने। तो इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो है वो निकले हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पहली अटेम्प्ट में लिया जाए। हाँ, अगर दूसरी अटेम्प्ट में आपके पास कोई पॉइंट ऑफ मेरिट है तो आप मुझसे अलग से डिस्कस कर सकते हैं। जून 2023 के लिए तो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली बिलाल। इस वक्त हमारा जो है वो मेन फोकस जो है वो जून 2023 के लिए ही है। बिलाल, आप जो है वो सवाल जो पूछ रहे हैं वही तो हमारे कोर्स का मेन सब्जेक्ट है। मेन हमारा जो है वो इस कोर्स का सब्जेक्ट ये है कि हम जो है वो पढ़ ही रहे हैं जून 2023 के लिए। तो जो लोग आगे की क्लासों के लिए बैठे हुए हैं उनकी जो है वो एक अच्छी जो है वो स्ट्रेटेजी है कि आगे उनके पास वर्कलोड कम हो जाएगा। मगर मेन हमारी पढ़ाई जो है वो इस वक्त हो रही है जून 2023 के लिए ही। तो बिल्कुल ये जून 2023 के लिए दिस इज अ राइट स्ट्रेटेजी, एंड यू विल बी एबल टू इंशाल्लाह comprehend द होल ऑफ द कोर्स बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मई इंशाल्लाह। तो कोशिश करके अप्रैल के एंड में भी कर सकते हैं, मगर शायद इसमें जो है वो ईद वगैरह के कुछ दिन आएंगे, तो आप जो है वो मई के फर्स्ट वीक को टारगेट रखिएगा, और इंशाल्लाह जो है वो ये हो जाएगा आपके साथ पूरा काम। सलमान, एक बात बताइए, आपने जो सवाल पूछा है, मैंने अभी आपको इतना बड़ा जो है वो दर्जा दिया, आपको याद दिलाया कि आप कितने बड़े अक्लमंद और होशियार आदमी हैं। अगर जो है वो दिसंबर 2022 के लेक्चर मनोमन काबिल इस्तेमाल होते तो मैं आपके साथ लाइव क्लासे क्यों ले रहा हूँ? आपको इतनी देर बाद क्यों समझ में आया? ये पहली दफा मैं समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं लाइव क्लासे ले रहा हूँ, तो उसकी कोई वजह है। दिसंबर 2022 की अगर सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और वो शायद मैं आपको रिकमेंड भी करूँ, तो फिर एक सवाल जो है वो ये बनता है कि फिर मैं लाइव क्लासे क्यों ले रहा हूँ?
तो दिस इज समथिंग के जिसके बारे में जवाब ये बनता है कि नहीं, दिसंबर 2022 जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो दिसंबर 2022 के लेक्चर जो है वो 12 ले रहा है तो ठीक है, उसकी मर्जी है। बाकी जो है वो अदरवाइज आप लोगों के लिए जो है वो ये अच्छी एडवाइस नहीं होगी कि आपको दिसंबर 2022 के लेक्चर के ऊपर जाना चाहिए। और ये खाली एक कॉस्मेटिक होती है कि दिसंबर 2022 के लेक्चर उठा लो और मैं जो है वो अगले संडे तक पूरा कोर्स मुकम्मल कर लूंगा, ये कर लूंगा। हमेशा से यही होता रहा है और यही होता भी रहेगा। मुझे मालूम है कि वही जो है वो अभी जून आएगा, यानी कि मई का महीना आएगा, जून का महीना आएगा, उसमें आखिरी महीने में भी एक्सरसाइज हो रही होगी, भाई ये सिलेबस में है कि वो सिलेबस में नहीं है। तो ये सारी कॉस्मेटिक है। इंस्टीट्यूट जो है वो अपने फायदे के लिए आप लोगों को इसकी तरफ रागिब कर देते हैं कि वही लेक्चर्स ले लो, उसी को जो है वो कर लो, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, हमेशा आखिरी में ही होता है। जी दादा, मैंने आपको कहा कि अभी जो हमारी क्लासेस हैं मोनिस जो है वो जून 2023 के लिए टारगेटेड है। तो दिसंबर 2023 वाले जो लोग हैं वो इसको बहरहाल जो है वो एक एडिशनल प्रिकॉशन के साथ यूज करेंगे कि आपको मालूम है कि सिलेबस जो है वो चेंज होता है। अभी भी आपके पास जो है वो इस अटेम्प्ट में जो जून 2023 की अटेम्प्ट है उसमें कुछ चेंजेस हैं एज कम्पेयर टू लास्ट अटेम्प्ट। फिर फर्दर मोर ये होगा कि दिसंबर में फिर चेंजेस आएंगी दिसंबर की अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 2023 के लिए। तो जो जून 2023 के बैच में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, तो उनको जो है वो दिसंबर 2023 की अटेम्प्ट के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो अब लॉ के अंदर तो खासियत यही होती है कि वो 4 महीने पहले तक की जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट होती हैं। तो रफली जो है वो आप ये कह दीजिए कि जून 2023 तक के लिए भी आपके सिलेबस के अंदर वो अपडेट्स काबिल इस्तेमाल होंगी जो 15 फरवरी 2023 तक लागू होती हैं मुल्क में या नाफिज होती हैं। 3 अमेंडमेंट्स तो अभी आ चुकी हैं, बाकी इसके अलावा जो है मजीद क्या कुछ आता है 15 फरवरी तक अभी टाइम है। तो वो अपडेट्स आएंगी तो वो जो है वो अपडेट्स के साथ आपको जून 2023 के लिए जाना है, अनलाइक दोज हु हैव कवर्ड अर्लियर थ्रू सिटिंग इन द दिसंबर 2022 अटेम्प्ट। फर्दर मोर जो आप में से बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए जो है वो जो डेडलाइन या कट ऑफ डेट है वो होगी रफली जो है वो कह दीजिए 15 अगस्त 2023। तो 15 अगस्त 2023 तक जो अपडेट्स आती रहेंगी, यानी 15 फेब 2023 से 15 अगस्त 2023 तक, तो वो उनके सिलेबस का पार्ट होंगी। तो वो अपडेट्स जो है वो उनको अपनी अपडेशंस के अंदर इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये होगी तरकीब। चले मैं आगे बढ़ता हूं अब। ये आपकी हो गई सारी डिस्कशन। अब आते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको एक्सेल की शीट नजर आ रही है? आपको एक्सेल की शीट नजर आ रही है? जी अक्सर, अक्सर उफ। चले। अच्छा, देर आर आयर बस, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो 4 एरियाज हैं। 4 एरिया में एक एरिया का नाम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, एक का नाम है मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन। तीसरा है स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉस और चौथा है अदर रिलेवेंट लॉस। अब इसके अंदर क्या कुछ है वो सिलेबस के अंदर ऑलरेडी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है। आपको किस तरीके से इसको जो है वो एनालाइज करना चाहिए उसके लिए थोड़ी सी ये जसारत की है मैंने कि इसको टेबुलेट करने की कोशिश की है। पहला है सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का एरिया। सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का एरिया इस तरीके से आपको एग्जाम में टेस्ट होता है कि यू आर लाइक अ कंपनी सेक्रेटरी एंड यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस एंड देयर इज एन इशू कमिंग टू यू एंड यू आर ओपनिंग योर बुक लाइक जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 एंड ऑन द बेसिस जो है वो आप उस इशू को सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 92, सेक्शन नंबर 86 उसकी बेस पे सॉल्व कर रहे होगे। तो ये जो है वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का ये मिजाज होगा। देयर विल बी अ केस स्टडी, within that there will be the use of various provisions of the law and on the basis you will be concluding over the problem जो आपको एग्जाम में दिया गया होगा। तो ये कंपनी सेक्रेटरी की कैपेसिटी में वर्किंग है जो कि 35 से 45 नंबर की पूछी जाएगी और इसके अंदर कंपनीज एक्ट के ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। आपको इंशाल्लाह जो है वो ओपन बुक के अंदर जो है वो ये पढ़ाया जाएगा। ये ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर एक एक सेक्शन को हम स्टडी कर रहे होंगे, विद इन दैट उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देख रहे होंगे। फिर गाए बगाए मेरी एक सिलेक्शन है कि यहाँ पे एक टॉपिक मुकम्मल हुआ, यहाँ पे एक टॉपिक मुकम्मल हुआ, तो उसके कुछ क्वेश्चंस और पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व किए जाएंगे।
और इसकी बेस पे कहानी आगे बढ़ेगी। मगर इसके ऊपर आपको लॉ की वर्डिंग के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए और लॉ के सेक्शंस और उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए। तो सेक्शंस वगैरह का इस्तेमाल जो है वो हम बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे होंगे, अनलाइक योर अर्लियर स्टडीज वेयर देयर वाज द टॉपिक टू डिस्कस रादर देन के सेक्शंस। अब आपको सेक्शंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 275, 293 से 302, 304 से 306, 312 टू 396, 406 टू 468, 471 टू 473, 498, 500 एंड 505। इंशाल्लाह जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप जो है वो देख लेंगे कि इन सेक्शंस के अंदर क्या है। मगर इससे तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये सेक्शन जो बनाए गए हैं सिलेबस के अंदर जो है वो वर्कआउट किए गए हैं। उसके अंदर ये जो कोमा है, ये बेसिकली कोमा इस तरीके से डाला गया कि 1 से लेकर 275 एक तसलसल है, फिर 293 से 302 में एक तसलसल है, 304 टू 306 में कुछ तसलसल है। तो ये तसलसल के इतलाक की बेस पे यहाँ पे जो है वो ये ग्रुपिंग की गई है। तो इसकी एक लॉजिक है, इसकी एक फॉर्मेटिंग है, जिसको बहरहाल जो है वो पढ़ाई के दौरान में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस किया जाएगा। बट शुरू से यानी सेक्शन 1 से लेकर 505 तक पहुंचना है। 5 से 16 जो सेक्शन हैं उसके अंदर जो है वो ये सेक्शंस आपके सिलेबस का पार्ट है इस एरिया के लिए। फिर दूसरी बात ये है कि आपको लॉ के अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स मिलेंगे। फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल है और सिक्स स्केजुअल है, सेवन स्केजुअल है। तो उसके अंदर क्या कुछ है उसको जो है वो आप छोड़ दीजिएगा, मगर बस फर्स्ट और सेकंड स्केजुअल जो है वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट स्केजुअल जो है वो बेसिकली कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाने से मुतालिक फॉर्मेट्स हैं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या लिखा जाता है, वो फर्स्ट स्केजुअल में आपको तरतीब बताई जाएगी। सेकंड स्केजुअल में एक पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टिंग के लिए जाती है तो वो तो अपनी जिंदगी में बनाती है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, लोगों से सरमाया इकट्ठा करते हैं। मगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती, क्योंकि वो पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर रही। मगर ये नहीं है कि वो नहीं करेगी, वो कहती है कि हम आगे जिंदगी में शायद करेंगे, इसीलिए तो हमने पब्लिक कंपनी बनाई है। शुरू में हम थोड़ा सा अनलिस्टेड के तौर पे ऑपरेट होना चाहते हैं। तो उसके ऊपर सेकंड स्केजुअल के अंदर एक फॉर्मेट है जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का फॉर्मेट। तो वो बहरहाल जो है वो कैसे बनता है उसके बारे में बातचीत होगी। फिर इसके बाद एक है कंपनीज पोस्टल बैलेट रेगुलेशन 2018। पोस्टल बैलेट रेगुलेशन में ये सहूलत दी गई है कि जब मेंबर्स की मीटिंग होती है, तो जैसे आजकल आप लोगों की क्लासों का मामला है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासें ले रहे होते हैं, अनलाइक योर अर्लियर स्टडीज इन द केफ लेवल, जब आप जो है वो फिजिकल क्लासें लेते थे। तो अब आप मसरूफियात बढ़ गई फर्म के अंदर, तो आप ऑनलाइन क्लासें ले रहे होते हैं। इसी तरीके से कंपनी के वो शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आने से किसी वजह से कासिर हो, या बहरहाल कासिर तो नहीं है मगर शायद जो है वो उनका दिल नहीं चाह रहा है, या बहरहाल वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे कि इतने क्राउड में आए, तो उनके लिए पॉसिबिलिटी एक मुहैया की जाएगी जिसके अंदर ये होगा कि वो अपना वोट जो है वो पोस्टेज के थ्रू भेज देंगे। पोस्टेज के थ्रू मतलब एक लिफाफे में अपना वोट जो है वो लिखेंगे और एक लिफाफे में डाल के कंपनी के चेयरमैन को भेज देंगे। या फिर एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि उनको ईमेल के थ्रू वोटिंग का पावर दिया जाएगा। तो ये ईमेल के थ्रू और पोस्टेज के थ्रू जो वोटिंग का मामला होता है, ये लिस्टेड कंपनियों के अंदर और किन किन कंपनियों के अंदर होता है, कैसे होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसके लिए बाकायदा एक रेगुलेशंस का सेट है जिसको कहा जाता है कंपनीज पोस्टल बैलेट रेगुलेशन। नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि पोस्टल के थ्रू कुछ काम करने की बारी हो रही है, और मैं आपको बता रहा हूं कि पोस्टल के थ्रू जो है वो वोट देने की कहानी होगी। और इसके अंदर बहरहाल नाम तो पोस्टल है मगर इसके अंदर ईमेल के थ्रू वोट देने की भी कहानी है। और ये वोटिंग और ये पोस्टेज के थ्रू वोटिंग जो है ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए है। तो किन किन लोगों के ऊपर है, कैसे होता है, ये 3 नंबर एरिया के अंदर हमें पढ़ना होगा। फिर इसके बाद कंपनी जनरल प्रोविजन इन फॉर्म रेगुलेशन 2018 है। आपको जो है वो कंपनीज एक्ट के जब सेक्शंस पढ़ने को मिलेंगे तो उसमें बहुत सारी जगहों पे ये लिखा होगा कि ये आपको इधर फाइल करना है मैटर और ये इधर मैटर फाइल करना है, और उसके लिए साथ में लिखा होगा कि आप जो है वो अपना प्रेस्क्राइब फॉर्म जो है वो दाखिल कीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर और ऑडिटर, ये 6 लोग। इन 6 में से कोई भी अपॉइंट होता है तो अपॉइंटमेंट के 15 दिनों के अंदर अंदर उनकी अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन हमें रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है। सेक्शन नंबर 197 में लिखा हुआ है। तो 197 में लिखे हुए मैटर के ऊपर हम जब रजिस्ट्रार के
पास जाते हैं तो कैसे जाएंगे, तो उसमें कहा गया है प्रेस्क्राइब फॉर्म के थ्रू जाएगा। अब ये जब भी किसी सेक्शन में प्रेस्क्राइब फॉर्म लिखा हुआ हो तो उसके बारे में फिर आपको जो है वो इस वाले रेगुलेशन में आना है। इसका नाम ही यही है, कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशन 2018। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स आपको नजर आएंगे और इस फॉर्म से मुतालिक जो तमहीदी और डिस्क्रिप्टिव जो है वो नोट्स जो है वो बयान करने होंगे लो को, वो बहरहाल इन्हीं जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर यानी कि इसी रेगुलेशंस के अंदर बताया जाएगा। इसके अंदर रेगुलेशंस तो ज्यादा हैं तादाद में, मगर आपको कहा गया है कि रेगुलेशन 8 से 30 तक पढ़िएगा, बाकी रेगुलेशन ना पढ़िएगा। तो सीरियल नंबर 4 जो है वो क्लोजली लिंक्ड है सीरियल नंबर 1 से। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द सीरियल नंबर 1 अनलेस एंड अनटिल यू विल आल्सो बी कॉम्प्रिहेंडिंग द सीरियल नंबर 4। 5वें नंबर पे इंशाल्लाह जो है वो आप ये देखोगे कि whenever there will be the investment of a company is investing in another company and there is the relationship of associates, तो associate का relationship कैसे बनता है वो इंशाल्लाह लॉ में पढ़ा जाएगा। तो associate का relationship हो between the investor and the investee, तो उसमें लॉ बहुत मोहतात है कि यार ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं नाजायज तो नहीं हो रही, इसमें जो है वो कोई फ्रॉड वगैरह के उनसर तो शामिल नहीं है। तो उसके ऊपर एक रेगुलेशन हैं जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, रेगुलेशन नंबर 2018। ये जो है वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग से मुतालिक रेगुलेशंस हैं। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूटरी फंड, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। कंपनियां अपने मुलाजमीन के लिए प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, पेंशन फंड इंट्रोड्यूस करती हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉस की रिक्वायरमेंट होती हैं, क्यों होती हैं उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट लॉस की बस रिक्वायरमेंट है कि आपके मुलाजमीन जो आपके पास काम करते हैं उनके लिए रिटायरमेंट फंड इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि वो आपकी रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने या निकाले जाने के ऊपर जब आपसे फरागत पाएं तो उनके पास कुछ नान नफका उनको मिलते रहना चाहिए। उसके लिए जो है वो आप उनकी जॉब के दौरान में कुछ पैसे जमा करते रहिए। तो उसका जमा करने वाले पैसे को एम्प्लॉयमेंट फंड कहा जाता है। उस एम्प्लॉयमेंट फंड को लॉ ने हमें बताया है सेक्शन नंबर 218 में कि उसको इन्वेस्ट कीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो कवायद देखने पड़ते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट किया जाए वहां इन्वेस्ट ना किया जाए। तो इसके ऊपर फिर एक आया है डॉक्यूमेंट जिसका नाम है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूटरी फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। Here you will be finding out how the investment of a retirement fund is being made in various investments, यानी कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं उसका जो है वो एनालिसिस और उसकी लिमिट्स किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए। हमें पैसे जो इन्वेस्ट करने हैं एम्प्लॉयज के हैं, तो एम्प्लॉयज के पैसे कहीं इधर उधर ना हो जाएं, तो इसके ऊपर लॉ ने जो है वो थोड़ी सी हसासियत जो है वो जाहिर की है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है वो डिस्कशन है कंपनीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। आपके ऑडिट के दौरान भी आपके पार्टनर्स, आपके सीनियर्स अक्सर आपको कहेंगे यार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को बहुत जो है वो गौर से देखो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आईएएस के अंदर बाकायदा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट डिस्कस किए गए। आईएएस मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इसके ऊपर आईएएस 24 जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जानकारी और उसके डिस्क्लोजर्स की बातें करता है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट में भी इसको काफी हसास एरिया माना गया है, और इसके ऊपर एक पूरा सेक्शन मौजूद है जिसको कहते हैं 208 नंबर सेक्शन। 208 नंबर सेक्शन में ये कहा गया है कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है वो जब करते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको क्या शराइत पूरी करनी है। फिर इसके बाद जो है ये भी कहा गया है कि रिलेटेड पार्टी होती कौन सी है। फिर ये कहा गया है कि रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शंस होंगे चूंकि ये काफी हसास नेचर के हैं तो इसको कहीं रिकॉर्ड भी कीजिएगा ताकि कल को इसमें कोई गड़बड़ नजर आए तो इसको चेक किया जा सके। तो वो रिकॉर्ड वगैरह जो मेंटेन करते हैं उसके लिए ये रेगुलेशंस हैं जिसका नाम है कंपनीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिकॉर्ड्स 2018। ये भी काफी बड़े रेगुलेशंस हैं, मगर इसके लिए अगेन जो है वो सिलेबस बनाने वालों ने आपके लिए सहूलत रखी है कि रेगुलेशन नंबर 3 से 6 तक आपको कहा गया है, बाकी अदरवाइज सारे रेगुलेशंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ 3 से 6 तक आपको पढ़ना है।
अच्छा, डिविडेंड जो है वो जब पे करते हैं तो डिविडेंड कैसे पे किया जाता है? डिविडेंड जो है आपको मालूम होगा कि ये कंपनी के नफा है या मुनाफा है जो कि जो है वो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। तो ये शेयर होल्डर्स में डिविडेंड कैसे बांटा जाता है? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कभी जो है वो शेयर होल्डर ट्रेस ना हो रहा हो तो क्या होगा? फिर कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो फॉरेन शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको डिविडेंड जो है वो फॉरेन करेंसी में रेमिट करना होता है, तो उसमें स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है। वो कैसे जो है वो होगा मामला? तो इस तरीके से कुछ बातें जो हैं वो कवायद जो हैं वो जमा किए गए हैं इस रेगुलेशन के अंदर, जिसको कहा जाता है कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशन 2017। फिर इसके बाद जो है वो एक रेगुलेशन नंबर ये है कि इसके अंदर जो है वो कोई रेगुलेशन की सिलेक्शन नहीं है, तो ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगेन ये वाला जो है वो एरिया आ रहा है जो 9 नंबर, इसमें 2 से 10 तक पढ़ना है और फिर 15 रेगुलेशन पढ़ना है। ये रेगुलेशन इस बात को डिस्कस करता है कि जब आप कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करवाते हो तो इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो तो सेक्शन नंबर 14 में लिखी हुई है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल बना लीजिए, रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करा लीजिए। मगर ये होगा कैसे सारा कुछ? मैं मेमोरेंडम और आर्टिकल किस फॉर्मेट पे बनाऊं, कैसे रजिस्ट्रार के पास चला जाऊं, रजिस्ट्रार मानेगा नहीं मानेगा, मान गया तो क्या होगा, नहीं माना तो क्या होगा? ये सारी बातें जो है वो इन रेगुलेशन में डिस्कस हो रही हैं। इसमें ये सिलेक्टेड रेगुलेशन हमें पढ़ने होंगे, ये कंपनी की बनाने से मुतालिक रेगुलेशन हैं। फिर एक है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2017। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक पब्लिक कंपनी होती है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि पब्लिक कंपनी होती है तो पब्लिक बनती ही इसीलिए है कि वो अपनी सरमायाकारी के लिए जमे गफीर को जमा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो हमारी कंपनी में इन्वॉल्व हो। अब उसके लिए तरीकाकार या तो ये होता है कि आप जो है वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर लीजिए, जिसको कहा जाता है लिस्टिंग के थ्रू जो है वो आप अपनी कंपनी को जो है वो लिस्टेड कंपनी बना दीजिए और आवाम से पैसा इकट्ठा कर लीजिए। उसके लिए तो बनता है प्रोस्पेक्टस, और वो जो है वो बहरहाल अभी नीचे थोड़ा सा और फिर डिस्कस होगा। और कुछ ऐसी पब्लिक कंपनियां होती हैं कि वो कहती हैं कि यार शुरू में हमें जो है थोड़ा सा अनलिस्टेड होके काम करके ब्रांडिंग करके बिल्डअप कर लेना चाहिए, कुछ रिजर्व फिर पब्लिक के पास जाना चाहिए। तो फिर वो शुरू में जिन लोगों के साथ पैसे वगैरह इकट्ठे करते हैं उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट लियो प्रोस्पेक्टस बनता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसके लिए इंशाल्लाह ये वाले रूल्स पढ़े जाएंगे, जो कि रूल नंबर 4 से तक जो है वो आपके सिलेबस के लिए शामिल है। नहीं काशान, ये वेंचर कैपिटल नहीं होता है। वेंचर कैपिटल तो जो है वो बेसिकली जो है ट्रस्ट होता है। वो तो इंशाल्लाह आप लोगों को अभी मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ कि एक एरिया है हमारे सिलेबस का, वो कहलाता है एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। तो वेंचर कैपिटल उसके अंदर आता है। दिस इज नॉट द वेंचर कैपिटल, दिस इज अ पब्लिक कंपनी विच विच इज अफ्रेड टू गो टू द पब्लिक एट द फर्स्ट इंस्टेंस, और वो चाहते हैं कि कुछ प्राइवेट लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट कर लें। मतलब ये इस तरीके की बात है कि इफ यू वांट टू गो फॉर टीचिंग, वन ऑफ द वे वुड बी सच के भाई आप टीचिंग के लिए शुरू में 2-4 बच्चों को इकट्ठा कीजिए, उनको पढ़ाइए। जब आपकी उसके ऊपर महारत हो जाए तो फिर आप पब्लिकली जो है वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाके पढ़ाना शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से वो पब्लिक कंपनियां जो कि शुरू के दिनों में अपने आप को इस बात के ऊपर जो है वो आमादा ना कर सकें कि यार हमारी तो कोई ब्रांडिंग ही नहीं है, कोई हमारी जो है वो इमेज ही नहीं है, कोई हमारे पास रिजल्ट्स भी नहीं है, तो हम पब्लिक के पास जाएंगे तो कौन हमें जो है वो पैसे देगा। तो पब्लिक के पास पैसे जाने के लिए जो है वो कुछ इमेज होना चाहिए। वो इमेज बिल्डअप करने के लिए शुरू में आप अनलिस्टेड होके काम कीजिए, और अनलिस्टेड होके जो काम करेंगे काशान, तो उसको आपने बिल्कुल सही कहा है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल। चलें, नेक्स्ट जो है वो हमारा एरिया है वो है कंपनीज फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2020। कंपनीज फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2020। ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर जो है वो बहरहाल अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी आई है, यानी कि जो है वो पिछले वाले बच्चों को, यानी कि जो
दिसंबर के अटेम्प्ट वाले बच्चे थे, उनको जो है वो जो पढ़ाया गया है उसके मुकाबले में आपको थोड़ी सी ज्यादा जहमत होगी, आपके लिए कुछ और नई चीजें हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर एक कंपनी जो है वो एक मर्तबा शेयर कैपिटल जमा करके आगे जिंदगी में बढ़ जाती है, तो फिर इसके बाद इसको फर्दर सरमाए की जरूरत पेश आती है। तो वो किन लोगों से फर्दर सरमाया ले? आप लोगों को आइडिया होगा कि वो मौजूदा मेंबर से ही लेना चाहिए, जिसको राइट इशू कहते हैं। तो वो राइट इशू वगैरह कैसे करते हैं वो इस वाले रेगुलेशंस के अंदर हमें बताया जाएगा। फिर एक है एरिया सिक्योरिटीज एक्ट 2015, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लीकेबल है। और इसके अंदर आप लोगों को ये मिलेगा कि अगर कोई कंपनी को पब्लिक ऑफरिंग करनी हो तो कैसे करना चाहिए। इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जब आप लिस्टेड हो जाते हो तो आपके शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, कौन लोगों को शेयर्स की ट्रेडिंग के ऊपर मुमानियत है, किन हालात में मुमानियत है। फिर इसके बाद ये जो है वो इसमें सिखाया जाएगा कि कोई कंपनी अगर जो है वो लिस्टेड है और उसकी जो है वो मैनेजमेंट को कोई टेक ओवर करना चाहता है, यानी मैनेजमेंट की रीशफलिंग करना चाहता है, तो फिर क्या होगा। तो इसके रिलेटेड जो है वो बातें यहाँ पे जो है वो पढ़ी जाएंगी। मतलब दिस इज वेरी टेक्निकल एरिया जिसको कहा जाता है सिक्योरिटीज एक्ट 2015, और ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लीकेबल है। और इसके लिए आपको ये वाले रेगुलेशंस पढ़ने हैं, दो 63 से 65, 87 से 131, 87 से 131 और 63 से 65, और सेक्शन नंबर दो डेफिनेशंस का है। 63 से 65 जो है वो कुछ प्रोविजंस हैं मिसलेनियस टाइप के, और 87 से 131 जो है ये इन बातों के ऊपर डील करता है जो मैंने कहा कि ट्रेडिंग से मुतालिक है, टेक ओवर से मुतालिक है, और पब्लिक ऑफरिंग से मुतालिक है। तो ये जो है वो इंशाल्लाह सिक्योरिटीज एक्ट में पढ़े जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो पीएसएक्स रूल बुक। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी लिस्ट हो जाती है, लिस्ट होने के बाद उसको जो है वो पीएसएक्स का मतलब है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिखा हो, बाकी आपकी किताब में इसके लिए ये टर्म भी यूज हुई है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब होता है एसईसीपी, यानी कि रेगुलेटर। और अगर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कहा जाए तो इसका मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज को पीएसएक्स के नाम से भी पुकारा जाता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने अपनी कंपनी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कम व बेश 650 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो वो 650 कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनको कंपनीज एक्ट और दूसरे सारे कवानीन जो आप ऊपर पढ़ रहे हो वो तो अप्लाई करने ही पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की एक अपनी भी किताब है जिसको कहते हैं पीएसएक्स रूल बुक। उसका चैप्टर नंबर 5 आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो कि हर लिस्टेड कंपनी अपनी जिंदगी में अप्लाई करती है, बिकॉज ऑफ द रीजन ये एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गई लिस्टेड कंपनी के ऊपर। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो आपको इंशाल्लाह लॉ में पढ़ने को मिलेगा, कंपनीज एक्ट में ही सेक्शन नंबर 88 है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, पहले सिर्फ पब्लिक कंपनी को अलाउ था, यानी लिस्टेड कंपनियों को अलाउ था। आज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी, प्राइवेट कंपनी को भी अलाउ हो गया है कि अगर जो है वो उनके पास सरप्लस पैसे पड़े हुए हों तो अपने शेयर होल्डर्स को कहें कि आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और हमें हमारे शेयर्स वापस दे दीजिए। और इन शेयर्स को या तो फिर आप जो है वो कैंसिल कर देंगे, या फिर एक इन शेयर्स को रख के थोड़े दिनों के बाद फिर किसी को बेच देंगे। यानी कि सूरत हाल ये कि अपने ही शेयर्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर दे कोई कंपनी अपने ही पैसों से। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ बाई बैक। और इसके ऊपर क्या जो है वो डॉक्यूमेंट्स को फॉलो किया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट जो है वो है बाई बैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2019। दिस इज द नेक्स्ट एरिया, यानी कि आफ्टर द फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, जो कि 2000 दिसंबर 2022 की अटेम्प्ट के मुकाबले में चेंज है। इसके अंदर भी चेंजेस हैं जो कि जो है वो दिसंबर 2022 के बच्चों ने नहीं पढ़ी है, जो आपके लिए इंशाल्लाह पढ़ाई जाएंगी। फिर लिस्टेड कंपनी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ वोटिंग शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2017, ये तीसरा एरिया है जिसमें अमेंडमेंट आई है। ये भी दिसंबर 2022 की अटेम्प्ट में जो पढ़ाया गया था वो डिफरेंट है और आप लोगों के लिए डिफरेंट है। ये लिस्टेड कंपनी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ वोटिंग शेयर्स और टेक ओवर रेगुलेशन 2017 जो है ये लिंक होगा सिक्योरिटीज एक्ट से। ये सिक्योरिटीज एक्ट है ना, 12 नंबर।
तो सिक्योरिटीज एक्ट जो है ये सीरियल नंबर 12 पे, इसके अंदर जो मैंने अभी आपसे बात की कि इसमें एक टेक ओवर का एरिया भी है, तो वो टेक ओवर एरिया से मुतालिक जो है वो ये रेगुलेशन मौजूद हैं। इसमें कुछ तशंगी थी, कुछ कमी थी। 2015 से ये काम शुरू हुआ, टेक ओवर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ तशंगी हुई, कुछ कमी हुई, तो उसके ऊपर जो है वो एक रेगुलेशन भी जारी हो गए। तो यहाँ की कमियां जो हैं यहाँ से पूरी की जाएंगी टेक ओवर से मुतालिक। इसका नाम है टेक ओवर रेगुलेशन 2017। ये काफी टेक्निकल एरिया होता है, और अभी जो है वो इसमें अमेंडमेंट्स भी आई तो थोड़ा सा और ज्यादा जो है वो टेक्निकल हो गया, क्योंकि पास पेपर वगैरह जो है वो डिफरेंट पैटर्न पे जो है वो वर्कआउट हुए हैं, और ये जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो काफी चेंज हो गया। तो इसके ऊपर जो है वो आपको पढ़ाई करनी है सीरियल नंबर 15 पे। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस 2017 हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा यानी सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एरिया ये है, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017। और ये जिंदगी में भी बहुत बड़ा काम है कि आप एक कंपनी बनाओ, शायद आपकी जेब इतनी भारी भरकम नहीं है, मगर अवाम के पास आप जो है वो जाके अवाम से सरमाया लेके अवाम के पैसों से अपनी कंपनी चलाई है। जाहिर बात है, बात तो बहुत बड़ी है। हर आदमी चाहता है कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूं, और जो भी आदमी बिजनेस नहीं कर रहा होता है उसके ऊपर पहला आर्ग्यूमेंट उसका यही होता है कि भाई पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो फिर अवाम से ले लो। तो भाई ये कोई आसान काम थोड़ी है कि अवाम से लेके पैसे जो है वो उनके जो है वो बिजनेस को शुरू कर दो। तो उसके लिए जो है वो आपको ये रेगुलेशंस पढ़ना पड़ेगा। और रेगुलेशन जो है वो एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा है, यानी कि मुश्किल कॉन्सेप्ट ये है कि पैसे हैं नहीं, अवाम के पैसों से हम कंपनी चलाएंगे, तो जाहिर बात है कॉन्सेप्ट मुश्किल है, तो फिर इसकी मेथोडोलॉजी भी मुश्किल होगी। तो ये मुश्किल जो है वो एरिया पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 में डिस्कस होगा। एंड इट विल बी मेंशन हियर कि how you will be able to raise the capital from the general public in order to plug in the capital in your balance sheet, in the balance sheet of your company for the purpose of ultimate doing of the business. And then after 17 नंबर, अगर आप एनबीएफसी बनाते हो पाकिस्तान में, अगर आप जो है वो लिस्टेड कंपनी बनाते हो, या फिर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अभी डेफिनेशंस भी इंशाल्लाह आ जाती हैं, तो इनके ऊपर जो है वो आप लोगों को एनबीएफसी मैंने गिनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी गिनी, लिस्टेड कंपनी गिनी, इन तीनों के ऊपर आपको जो है वो रिक्वायरमेंट आएगी कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखिए। अब भाई ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे रखूं, ये कौन होता है, किस तरीके से रखा जाएगा, इसके ऊपर जो है वो आपको ये रेगुलेशन 2018 जो है वो बातचीत करेंगे। तो अगर जो है वो इसको हम समराइज करें, तो कंपनीज एक्ट प्राइमरीली इसका जो है वो की एरिया है। इसके बाद जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड स्केजुअल, मीनिंग देयर बाय के मेमोरेंडम और आर्टिकल कैसे बनाएं, स्टेटमेंट न्यू प्रोस्पेक्टस कैसे बनाएं, मेंबर्स जो है वो कंपनी की मीटिंग के अंदर वोट जो देते हैं ईमेल के थ्रू या पोस्टेज के थ्रू, वो कैसे होता है। ये फॉर्म्स की जो बातें आप बार बार करते हैं, ये ऊपर वाले सेक्शंस में ये कौन से फॉर्म्स हैं इसके बारे में बातचीत। एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके क्या मयार, उसके क्या कवाइफ, प्रोविडेंट फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, रिटायरमेंट फंड की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके क्या मामला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो हैं वो किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं, कौन से रिकॉर्ड में डाले जाते हैं उसकी बातचीत, डिविडेंड के बारे में क्या मामलात हैं, और कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से क्या मुराद है, इसके लिए क्या कवाइफ हैं, और फर्दर इशू ऑफ शेयर से मुतालिक क्या बातें हैं। सिक्योरिटीज एक्ट के जो 3 की एरियाज हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना कीजिएगा, या ट्रेडिंग कैसे करते हैं, या फिर ये कि पब्लिक ऑफरिंग के बारे में प्रोस्पेक्टस कैसे बनाया जाता है, या टेक ओवर कैसे होती है उसके बारे में बातचीत, जिसको ये रेगुलेशन जो 2017 के रेगुलेशन है उसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा। पीएसएक्स रूल बुक की बातचीत होगी, जिसके अंदर लिस्टेड कंपनीज को एडिशनल जो है वो रिक्वायरमेंट इंपोज की जाएगी देन व्हाट हैज बीन कंटेन अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द अदर रिलेवेंट लॉज। फिर बायबैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस की बातचीत होगी, एंड देन आफ्टर पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस की, और कंपनीज की जो जिन भी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे अपॉइंट करते हैं उसके बारे में बातचीत। All these areas will be targeted to cover the 35 to 45 marks of the syllabus। तो ये 35 से 45 नंबर जो सिलेबस के हैं, ये 12 जो है वो प्रैक्टिकल एंगल के साथ इन डॉक्यूमेंट के अंदर कवर किए जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा 10 से 15 नंबर का जो एरिया आएगा, दिस इज कॉल्ड मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन। इसके अंदर सारी की सारी वो चीजें हैं जो जिंदगी में आइडियली नहीं होनी चाहिए।
मेडिएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी के साथ डिस्प्यूट्स हो जाएं और आप इनको जो है वो कोर्ट वगैरह में जाने के बजाय किसी और फोरम पे सॉल्व कराना चाहते हैं, तो वो कौन से फोरम हैं, क्यों सॉल्व कराएंगे, उससे जो है वो क्या फायदा होगा, ये सारी बातें, दिस इज कॉल्ड मेडिएशन। आर्बिट्रेशन इज अ सिमिलर थिंग कि जिसके अंदर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाया जाता है विदाउट इन्वॉल्विंग द कोर्ट। मिसमैनेजमेंट के अंदर हमें ये पढ़ाया जाएगा कि किन चीजों को कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट कहा जाता है और उन द बेसिस जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को बियर किया जाता है। और फिर जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग और रिहेबिलिटेशन ये चीज है कि अगर कंपनी के अंदर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, चाहे उसका मेडिएशन के थ्रू सॉल्यूशन हो, आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्यूशन हो, या फिर एक सॉल्यूशन हो ही ना, मिसमैनेजमेंट की वजह से कोर्ट वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है, तो इन चीजों को अगर सही करना हो तो सही करने के लिए एक जो है, यानी कि इसको हम कहते हैं सर्जरी या उसका बाईपास करना हो, तो देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग और रिहेबिलिटेशन इज समथिंग विच विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू करेक्ट द रॉन्ग थिंग्स इन अ कंपनी। और ये जो है 10 से 15 नंबर का एरिया है, और इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 276 से 292। और फिर इसके बाद ये 4 डॉक्यूमेंट्स इसके साथ मिला के पढ़े जाएंगे। एक है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2016, एक है कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज रूल्स 2019 और कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन रेगुलेशन 2019। इन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स यू विल बी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ द थिंग्स which are wrong in the company can be corrected। यानी कि sort of ये operations हो रहे हैं, यानी कि वो वाला जो मेडिकल के अंदर हम ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं कि बाईपास हो रहा है या सर्जरी हो रही है ताकि कंपनी को जो है वो खराबियों से अच्छाई की तरफ जो है वो लाया जाए। ये एरिया नॉर्मली जो है वो थ्योरी वाला होता है, इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो केस लॉज वगैरह नहीं आते, मतलब इसमें जो है वो नॉर्मली जो है वो थ्योरी वाले एरियाज या आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक से मुतालिक बातचीत होगी कि भाई जो है वो ये डिस्प्यूट हो गया, आप इसको कैसे सॉल्व कराएंगे। तो उस डिस्प्यूट को जो सप्लायर के साथ, जो कस्टमर के साथ हो गया, वन वुड बी द वे कि भाई उसको आप मेडिएशन के थ्रू या रिहेबिलिटेशन के थ्रू या फिर एक जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करा लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होंगे तो फौरन से आप उस जगह पे पहुंच के किताब में देख के उसके ऊपर आंसर देखने के ऊपर काबिल हो जाए। बस यहाँ पे ये दस्तरस हमें कायम करनी होगी। निस्बतन ये एरिया आसान है, इसके मुकाबले में ये बहुत मुश्किल एरिया होता है। इसमें सारा का सारा केस स्टडी है और शायद ये 35 से 45 मार्क्स के लिए इतना कुछ जो है वो कवर करना, ये भी एक जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन वाला सिनेरियो नजर आता है। मगर क्लास के इब्तदा में बात हो गई, हम किसी को किसी भी काम को मुश्किल कहने के मजाज नहीं है। वी आर नॉट इंटाइटल्ड टू से एनीथिंग डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हर चीज हमारे लिए आसान ही रखी गई है। ये क्लास के शुरू में मैंने आपसे पूरी इसके ऊपर मुआहिदा कर लिया है। वी कैन नॉट से कि भाई ये मुश्किल है या मुश्किल है। बहरहाल कहीं किसी जगह पे कोई करेक्शन की जरूरत होती है तो हम कभी कभी ये कह देते हैं, आई कैप में भी कहते रहते हैं कि भाई ये 35 से 45 मार्क्स के लिए इतनी सारी चीजें क्यों आए। फिर अगली बात, स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉज। स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉज जो हैं उसके अंदर बहरहाल कोई और लंबा चौड़ा मामला नहीं है। ये बेसिकली जो है वो 3 एरियाज इसमें आपको कवर करने हैं। एक एनबीएफसी कहलाता है, एक इंश्योरेंस कहलाता है और एक बैंक कहलाती है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कंपनीज एक्ट 2017, आपने कैफ लेवल पे भी कंपनीज एक्ट 2017 ही पढ़ा होगा। इससे पहले एक कानून होता था जो कि अब नापेद हो चुका है, जिसको कहते हैं रिपील्ड हो चुका है। उसका जो है वो नाम था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आज रिपील या नापेद लो है, मगर इसके बावजूद भी उसके ये सेक्शन जो है वो अभी भी जिंदा है। कौन से सेक्शन? 282A और 2 से लेकर 282N तक। 282A B C D करके N तक जो है वो मामला चलेगा। और इसको आज जिंदा कैसे रखा गया है? आज का कंपनीज एक्ट जो है उसके अंदर आप जो है वो इंशाल्लाह 509 नंबर सेक्शन में देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि अगर आपको पाकिस्तान में एनबीएफसी को बनाने, एनबीएफसी को चलाने, एनबीएफसी को कॉन्फ़िगर करने से मुतालिक कोई भी बातचीत करनी हो तो आपको कंपनीज एक्ट 2017 में उसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ पे जाके देखना चाहिए? कंपनीज ऑर्डिनेंस में देखना चाहिए। और कंपनीज ऑर्डिनेंस में किस जगह पे है? 282A से लेकर 282N तक है। अच्छा, अब ये जो एनबीएफसी से मुतालिक जो ये सेक्शंस हैं जो कि 282A से लेकर N तक है, इसके मुतालिक ये 2 डॉक्यूमेंट भी हमारे मुल्क में राइज हैं जिसके सिलेक्टेड एरियाज आपके सिलेबस के अंदर डाले गए हैं।
एक है एनबीएफसी रूल्स 2003 और एक है एनबीएफसी रेगुलेशंस 2008। तो ये रूल 1 से 7 तक और यहाँ पे ये सिलेक्टेड रेगुलेशंस पढ़ के आपका ये वाले एनबीएफसी का एरिया मुकम्मल होता है। ये शुरू के 1, 2, 3 जो है वो एनबीएफसी से मुतालिक बातचीत है। एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। विद इन दैट जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक भी आते हैं, इसके अंदर जो है वो लीजिंग कंपनियां भी आती हैं, इसके अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वगैरह कहा जाता है वो भी आते हैं। और किसी ने अभी सवाल पूछा था वो वेंचर कैपिटल फंड, वो भी इसी के अंदर आता है एनबीएफसी सेक्टर के अंदर। तो ऑल दीज एंटिटीज जो कि स्पेशलाइज्ड एंटिटीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहलाती हैं, लोगों को फाइनेंस कर रही होती है, मगर ये कि बैंक जैसा काम नहीं करेंगी। बैंक का काम तो ये होता है कि ये डिपॉजिट जो है वो जनरली पब्लिक से रेज करते हैं बैंक्स और इसको फिर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर एनबीएफसी के अंदर ये होता है कि दे विल नॉट बी रेजिंग द जनरल पब्लिक डिपॉजिट्स, रादर दे विल बी रिलाइंग ऑन द इक्विटी, यानी कि जो शेयर होल्डर्स ऑफ द एनबीएफसी जो है वो इक्विटी प्लग इन करते हैं एनबीएफसी के अंदर, उसको ये आगे जो है वो बहरहाल मुख्तलिफ जो है वो लोगों की फाइनेंसिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट जो है वो इन 3 एरियाज में कवर किया जाएगा। देन आफ्टर इंश्योरेंस कंपनी का तो आपको मालूम है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लोगों के रिस्क को हेज करती है, लोगों के रिस्क को अंडरराइट करती है। इसके लिए जो है वो मामलात ये सेक्शन से लेकर जो है वो 48 तक, फिर इसके बाद इसके ये सिलेक्टेड सेक्शन है हमारे सिलेबस के, और इसके बाद जो है वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, जिसके अंदर हमें जो है वो ये बात समझ में आएगी कि आपको जो है वो बैंक को किस तरीके से जो है वो चलाना चाहिए, बैंक को किस तरीके से जो है वो ऑपरेशंस को जो है वो देखना चाहिए। उसके लिए भी अगेन जो है वो पूरा एरिया नहीं देखा जाएगा, यानी पूरा बैंकिंग ऑर्डिनेंस नहीं देखा जाएगा। ये सिलेक्टेड सेक्शन जो आपके सिलेबस का पार्ट है ये जो है वो बहरहाल पढ़े जाएंगे। तो इस एरिया के अंदर जो कि 10 से 15 मार्क्स का है, ये एनबीएफसी और इंश्योरेंस और बैंक से रिलेटेड होगा, और इसके लिए इन्हीं जो है वो सेक्शंस को पढ़ा जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। और आपके लिए तो आसानी ये है कि आपके पास मार्केट में जो कॉम्पेंडियम या बेयरएक्स मौजूद हैं वो माशाल्लाह उन लोगों ने मेहनत करके 2-3 पब्लिशर्स के होते हैं, तो उनको उन्होंने आपकी ये जो सारे सिलेबस है उसको एक ही फोल्डर के अंदर कंबाइन कर दिया है। और उसमें जिन सेक्शंस की काट फोड़ करनी थी, यानी कि जैसे बैंक को आप देखोगे तो इसमें जो है वो आप देख रहे हो कि 3 और 4 नंबर नहीं है सिलेबस के अंदर। इसी तरीके से आप जो है वो 10 नंबर सेक्शन को देखो वो भी इसमें नहीं है। तो जो सेक्शन नहीं है उन्होंने खुद ही काट दिए हैं। तो आपको इससे सहूलत हो गई कि वो पूरे लो को आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो है वो आपके मतलब के सेक्शंस कम हैं और नॉन मतलब के यानी बगैर मतलब के सेक्शन ज्यादा हैं। तो आप जो है वो इस चीज से बरी जिम्मा हो गए। एक आपने कॉम्पेंडियम जो एग्जाम में ले जाना है उसके अंदर आपको सारे लॉज मिलेंगे जो ये हैं यहाँ पे लिखे हुए, और फर्दर मोर उसमें जो सिलेक्शंस हैं वो भी उन्होंने जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए, ताकि जो है वो आपकी वो कॉम्पेंडियम जो है वो बल्कि ना हो जाए। फिर आखिर में ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि 30 से 40 नंबर के लिए हमारे सिलेबस में रखे गए, जिनका कंपनीज एक्ट से कोई खास कनेक्शन नहीं डेवलप होता, मगर कंपनियों की जिंदगी में बहरहाल ये कानूनों का इतलाक होता है, तो आपके सिलेबस के अंदर डाले गए हैं। एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज और लोन। चैप्टर नंबर 19 जो है वो सिक्योरिटीज से मुतालिक है, चैप्टर नंबर 20 जो है वो लोन, चैप्टर नंबर 19 लोन से मुतालिक है और चैप्टर नंबर 20 सिक्योरिटीज से मुतालिक है। अगर कोई कंपनी फॉरेन करेंसी लोन लेती है तो वो लोन कैसे जो है वो स्टेट बैंक के पास रिपोर्ट होता है, क्या एग्रीमेंट बनाने पड़ते हैं, उसके बारे में सारी बातचीत। फिर इसके बाद सिक्योरिटीज में ये है कि जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स वगैरह में वो कैसे करते हैं, पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से बाहर कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, इसके बारे में चैप्टर 20 यानी कि सिक्योरिटीज के एरिया में पढ़ा जाएगा। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल उन ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस कर रहा होगा जहां पे फॉरेन करेंसी की लेन देन इन्वॉल्व होती है। कंपटीशन एक्ट चैप्टर 1 और 2, मार्केट में कारोबार के लिए एडवर्टाइजमेंट का करना जरूरी। मार्केट में कारोबार के दौरान में बड़े से बड़ा बनने की चाहत हर आदमी का इख्तियार, हर आदमी का हक, मगर इसके अंदर चीजें नाजायज ना हो जाएं। लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जिसके ऊपर रख रखाव बहुत ज्यादा और इसके ऊपर जो है वो काम की बात कम, और नतीजा ये कि लोग जो है वो गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि सादा लोग किस्म के लोग हैं हमारे मुल्क में काफी, और इसके ऊपर जो है वो गलत जो है वो इंप्रेशन उनके ऊपर डेवलप हो जाता है। फिर जो चीज उनको बताई जाती है एडवर्टाइजमेंट में वो होती नहीं है ऐसे। अब आपने एक जूस का डब्बा लिया उसके ऊपर लिखा है प्योर, जब उसके जो है इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो उसमें जो है वो जूस के डब्बे के अंदर जो
फल है, जिसका वो जूस है, वो तो शायद 40% होता है, बाकी तो सारे इधर उधर के एडिटिव्स हैं, तो उसके ऊपर फिर प्योर क्यों लिखा है आपने? तो ये एक रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट है। इस चीज की सदेबाब और रोकथाम के लिए एक इदारा बना हुआ है जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और ये जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंपटीशन का जो लॉ है, यानी कि जिसको कहा जाता है कंपटीशन एक्ट 2010, उसके तहत काम करता है। इसके बारे में क्या बातचीत है वो इंशाल्लाह इस वाले जो है वो सीरियल नंबर 2 में देखेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। और ये इदारा भी काफी फाल है, जिसको मैंने कहा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसके ऊपर जो है वो ये वाला लॉ पढ़ा जाएगा। बहुत खतरनाक किस्म का लॉ है यहाँ पे। ये दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल एरिया है। सबसे बड़ा मुश्किल एरिया तो मैंने पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस का बताया, ये दूसरा बड़ा एरिया है मुश्किल। एक तो ये कि वैसे ही ये लॉ मुश्किल है, और दूसरी आपके लिए मुश्किलात ये हो जाती हैं कि आपने जो है वो माशाल्लाह अभी जो है वो अपना फाइनेंशियल जो है वो कैरियर शुरू किया है। अब उसके अंदर ये बहुत एडवांस किस्म की चीज है कि ये पैसे, काले धन को वाइट कैसे किया जाता है। अभी तो आप लोग माशाल्लाह स्टाइपेंड पे जिंदगी गुजार रहे हैं या पॉकेट मनी पे, अभी तो आपके पास वो सरमाया आया ही नहीं है कि जो है वो आपने इधर उधर घुमाना है या फिर एक उसको ब्लैक को वाइट करने की कहानी। दूसरी बात ये कि ये चीजें ऐसी नहीं होती है कि लोग भी आपको शेयर कर रहे होंगे। हर आदमी एक जो ये काम करता है उसको छुपाता है, तो इसके बारे में आपकी इतनी जानकारी नहीं होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये मुश्किल एरिया आपके लिए माना जाता है। तो इसको आप शुरू के दिनों में ही रिवाइज वगैरह करके इसको जो है वो कहीं कलम बंद कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर इसके ऊपर कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2015, ये दोनों मिला के इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को डील करेंगे, जिसमें देयर विल बी अ कर्बिंग मेजर। कर्बिंग मेजर का मतलब है कि रोकथाम किया जाएगा उन लोगों के बारे में जो कि अपने काले धन को वाइट करने या इलिजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट करने की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। फिर एक डॉक्यूमेंट। नहीं, होस्टाइल टेक ओवर अपना उमर अभी आपने शायद मिस कर दिया मुझे। वो अभी मैंने जो आपको बात बताई ना टेक ओवर, तो वो टेक ओवर या होस्टाइल टेक ओवर जो आप बता रहे हो, वो तो एससीसीपी का डोमेन है। अभी मैंने आपसे बात की थी ना कि सिक्योरिटीज एक्ट में 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो प्रोस्पेक्टस कैसे बनाते हैं पब्लिक ऑफरिंग के लिए, और एक मैंने आपसे बात की इनसाइडर डीलिंग की कि कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह करने से मुतालिक, और तीसरे नंबर पे मैंने टेक ओवर की बात की। तो टेक ओवर जो है वो अभी मैंने आपसे शेयर किया, वो सिक्योरिटीज एक्ट 2015 का सब्जेक्ट है। और फर्दर मोर सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के साथ आपको मैंने टेक ओवर रेगुलेशन 2017 पढ़ने की कहानी बताई, तो वो जो है वो एससीसीपी का डोमेन आता है, वो सीसीपी का यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डोमेन नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद लिस्टेड कंपनीज मैंने आपसे बात की कि एक बहुत बड़ा फोकल एरिया है हमारे मुल्क के लिए। मतलब एक रेगुलेटर्स के लिए असल में मसला ये है कि मुल्क की बेशतर आबादी हमारी जो है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, और इसके नतीजे में ये होता है कि उनके साथ अक्सर व बेशतर जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा माली स्कैंडल्स करके उनके पैसे लेके इधर उधर हो गए। और इसके ऊपर आज के दिन जो है वो हम ओवर रेगुलेटेड हैं अबाउट द लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने अभी देखा कि सारे कानून चल रहे हैं, फिर सिक्योरिटीज एक्ट अलग से आ गया, फिर इसके बाद पीएसएक्स रूल बुक अलग से आ गया। अब एक और जो है वो यहाँ पे आ रहा है कि लिस्टेड कंपनियों को एक और डॉक्यूमेंट फॉलो करना पड़ता है, जिसका नाम है लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019। इसको कहा जाता है सीओसीजी। सीओसीजी मतलब कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019। और ये जो है वो आपको इस अदर लॉस के एरिया के अंदर 30 से 40 मार्क के लिए आपको इसमें कवर करना होगा। अभी मैं आपको इंशाल्लाह इस वाले एरिया के लिए ये डेफिनेशन भी करा दूंगा कि लिस्टेड कंपनीज का मामला क्या होता है। लिस्टेड कंपनीज को हमने आज बहुत जोर दे के 3 एडिशनल कवानीन की इतलाक की बेस पे देखा है। एक तो लिस्टेड कंपनीज के लिए सीओसीजी रेगुलेशंस, और एक जो है वो पीएसएक्स रूल बुक, और एक जो है वो सिक्योरिटीज एक्ट। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज वो होती हैं जो बनती तो कंपनीज एक्ट के अंदर हैं, मगर उनके अंदर जो है वो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग जो है 51% और मोर होती है, या मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, तो उनको फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी के नाम से पुकारा जाता है। और जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है उसके अंदर जो है
जो भी उनके यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऊपर जो है वो कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन अप्लाई होते हैं वो तो होते रहेंगे, साथ साथ पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए एक और डॉक्यूमेंट भी बना हुआ है जिसको कहा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013। वो हमें फॉलो करने होंगे, वो हमें समझने होंगे पढ़ाई के लिए। और ये नोट नंबर 2 में इंशाल्लाह भी आपको बता देते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है। इसके लिए जब एक्ट भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पे पब्लिक सेक्टर का तस्करा, और ऊपर वाले के लिए लिस्टेड कंपनी का तस्करा, तो उसके लिए आज ही डेफिनेशंस को हम कंट्रोल में कर लेते हैं। फिर ये जो पेमेंट सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये जो आप किसी ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग करते हो तो उसके लिए अपना वो कार्ड नंबर जो है वो आप देते हो अपने जो वेंडर है उसको, या फिर एक ऑनलाइन जो इंटरफेस होता है उसको। इसके अलावा कोई शॉप वगैरह के ऊपर आप कोई बाय करते हो, वहां पे आपने जो है वो अपना कार्ड स्वैप किया वो टेलर मशीन के ऊपर, तो ये जो सारा कुछ निजाम चलता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का जो मामला है, या ये कि इजी पैसा वगैरह ये जो होते हैं मोबाइल फोन्स के थ्रू, मोबाइल नेटवर्क्स के थ्रू, ये सारा एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट कर रहा है। ये रेगुलेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो सीरियल नंबर 6 को पढ़ा जाएगा। और इसके अंदर सीरियल नंबर 6 में पूरा लॉ ना पढ़िएगा, उसके अंदर सिलेक्टेड जो है वो डाला गया है। ये थोड़ा सा हमारी रूटीन से हट के जो है वो कानून है, और इसमें थोड़ी सी आईटी वगैरह की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है वो ये बर्डन महसूस होता है, मगर ये कि मुश्किल नहीं है, बर्डन है थोड़ा सा। और इसको जो है वो इस वजह से कि इसमें आईटी वगैरह की कुछ बातें इन्वॉल्व होंगी इस वजह से। तो जिन लोगों की आईटी वगैरह अच्छी है, या जो इन ट्रांजेक्शन को करते रहते हैं अक्सर व बेशतर अपने कार्ड वगैरह को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो फिर इनको मुश्किल नहीं होगी। अवैस आपने जो है वो ये सवाल पूछा है कि ऑन एन एवरेज सीफेप में कितनी जो है वो परसेंटेज चेंजेस आती हैं, तो ये कोई परसेंटेज चेंज, ये मतलब बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से जवाब नहीं दिया जा सकता है इसका। देखें अभी किसी दफा ये भी हुआ कि एक दफा ये हुआ कि कंपनीज एक्ट जो है वो चेंज हुआ, उसमें जो है वो बहरहाल काफी अमेंडमेंट आ गई। और एक दफा ये हुआ कि भाई जो है वो खाली दो ही चेंजेस आई। अभी जो है वो जो जिस अटेम्प्ट में आप जो है वो जा रहे हो, अनलाइक द प्रीवियस अटेम्प्ट, तो 3 एरियाज में जो है वो चेंजेस आई हैं। तो अभी मैंने आपको गिनवाया भी, फर्दर इशू, बायबैक और जो है वो टेक ओवर रेगुलेशन, तो ये 3 एरियाज में चेंजेस आई हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन के सर्क्यूमेंस्टेंसेस क्या हैं। ये कोई कसम नहीं खाई हुई होती है कि हर दफा चेंजेस लानी है, बस आ जाती हैं चेंजेस सर्क्यूमेंस्टेंसेस की बेस पे। वी आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल डोनर्स प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल जो है वो लेंडर्स प्रोग्राम। हमारे पास जो है वो जैसे जमात इस्लामी के सिराजुल हक कहते हैं कि भाई जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेंडर्स और आईएनजीओज, जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, उनका अस्तबल है। वो आके यहाँ पे नाच कूद करते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, और हमें उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। तो ये जितने भी लॉज में चेंजेस आती हैं, ये लॉज में चेंजेस क्यों आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं कि कुछ हमें दूसरे लोग डिक्टेट करते हैं। बाकी अदरवाइज तो हमने लॉ बिल्कुल समझ से, सोच समझ के काबिल लोगों ने बनाया, तो बार बार चेंज करने की क्यों जरूरत पेश आती है। तो बार बार जरूरत इसलिए पेश आती है कि इधर से डायरेक्शन आ रही है, उधर से डायरेक्शन आ रही है। तो नो वन कैन गिव यू द कंक्रीट जो है वो आइडिया, कोई दे रहा है तो वो सही नहीं दे रहा कि भाई कितनी चेंजेस आएंगी। बस ये बात आपके लिए जो है वो नसीहती है कि 15 फरवरी 2023 तक जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो जून की अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल होंगी। 15 अगस्त 2023 तक जो अटेम्प्ट आएगी, अमेंडमेंट्स आएंगी, वो दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल होंगी। तो इस तरीके से इसको वर्कआउट किया जा सकता है। सो फार आपके सिलेबस के अंदर 3 एरियाज में चेंजेस आई हैं, तो अगर जो है वो आपके सिलेबस में 40 एरियाज हैं, उसमें 3 में आई, तो इसको आप जो है वो रफली कहना चाहें तो कह दीजिए कि 7.5% चेंजेस आई है। बाकी अदरवाइज इसका कोई वेटेज निकालना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है अवेश? चलें, फिर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये खैर 7वां एरिया, ये आपके सिलेबस में है तो सही, मगर इसके ऊपर सवालात पूछे नहीं जाते। आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स, ये आइडियली जो है आपके ऑडिट का सब्जेक्ट है, मगर ये कि इसके कॉर्पोरेट लॉ के अंदर उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो डाला गया है कि भाई ये जो है कॉर्पोरेट लॉ के लिए पढ़िएगा। मगर चूंकि जो है वो सिलेबस का पार्ट है तो हमें देखना तो जरूर पड़ेगा, ऑल दो ये जो है वो पूछा नहीं जाता। अच्छा, अब आप जो है वो जरा समझ लीजिए कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है,
और फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है। और पब्लिक सेक्टर कंपनी में डिस्कशन है कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है। तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, पहले जरा वो देख लीजिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 36 में ये कहा गया है कि जब भी पूरे लॉ में चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात हो, चाहे अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात हो, गवर्नमेंट का कभी भी तस्करा आएगा तो इसका मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट या फिर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हाँ, और बाज औकात जो है कभी किसी जगह पे कह दिया जाता है कि गवर्नमेंट का मतलब खाली फेडरल गवर्नमेंट है तो फेडरल गवर्नमेंट ही ले लीजिएगा। सेक्शन 3 में मिलेगा कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब खाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो खाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले लीजिएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, इसका मतलब ये है कि किसी सेक्शन में आपकी तवज्जो दिलाई जाए कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई अलग मतलब है तो फिर अलग बात हो जाएगी। बाकी अदरवाइज जो है वो पूरे लॉ में हमेशा जो है वो गवर्नमेंट का मतलब तो फेडरल गवर्नमेंट भी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, जो सेक्शन नंबर मैंने लिखा है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 36। पूरे लॉ में अप्लाई होने वाली जितनी भी डेफिनेशंस होंगी, पाकिस्तान का कोई भी कानून पढ़िए, वो जनरल डेफिनेशन सारी के सारी जो पूरे लॉ में अप्लाई होती हैं वो हमेशा सेक्शन नंबर 2 में लिख दी जाती हैं। तो कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन नंबर 2 मौजूद, उसके अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं वो डेफिनेशंस हैं जो कि आपको मुख्तलिफ सेक्शंस में अप्लाई करनी होती हैं। तो ये डेफिनेशन गवर्नमेंट की ऐसी है जिसके अंदर इन्होंने अपनी डेफिनेशन को बयान करते वक्त थोड़ा सा उसके अंदर केविएट या केविएट का मतलब ये होता है कि खबरदार हो जाइए, वो बयान करने की कोशिश की है कि देखिए गवर्नमेंट का मतलब तो फेडरल गवर्नमेंट भी है और 4 सूबे हैं हमारे माशाल्लाह, तो वो 4 सूबे की हर एक की अलग अलग गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट के जमरे में आएंगी। हाँ, मगर किसी सेक्शन में मना किया हो कि नहीं गवर्नमेंट का मतलब खाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लाइक इन सेक्शन नंबर 3, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही समझ लीजिएगा। अच्छा, अब पहले समझ लीजिए कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 54 में कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 54 की बातचीत कर रहा हूं, वहीं से डेफिनेशन छापी हुई है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, यानी बनती है कंपनीज एक्ट के अंदर, और ये पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी होती है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड होती है। और कंट्रोल का क्या मतलब है, कंट्रोल के दो में से एक मतलब होगा, या तो उसके अंदर बेनिफिशियली ओन और नॉट लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज, या तो वो पूरी की पूरी आपकी हो, या फिर एक कम से कम जो है वो 51% जो है वो आपके पास उसका वोटिंग सिक्योरिटीज हो या वोटिंग पावर हो। आप कौन, गवर्नमेंट, या फिर एक कोई आपकी एजेंसी या कोई आपकी स्टेट्यूटरी बॉडी, लाइक जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन, या फिर एक कोई और जो है वो गवर्नमेंट का इदारा और एजेंसी हो जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे शेयर होल्डिंग को कैरी करे। तो आप किसी कंपनी को कंट्रोल करते हो, आप कौन हो, गवर्नमेंट हो, या फिर एक गवर्नमेंट की एजेंसी हो, या गवर्नमेंट का कोई भी दूसरा इदारा हो। आप अगर किसी कंपनी को कंट्रोल करते हो तो उस सूरत हाल में वो कंट्रोल कंपनी आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। और उस पब्लिक सेक्टर कंपनी को कंट्रोल करने का मकसद क्या है कि वो पूरी की पूरी कंपनी आपकी हो, यानी उसके अंदर जितना सरमाया है वो आपका हो, या फिर एक पूरी ना हो तो कम से कम जो है वो 51% वोटिंग पावर आपके पास हो। और फिर मजीद ये लिखा हुआ है कि हेस अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है कि बेनिफिशियली ओन ना हो, 51% भी ना हो, मगर आपके पास जो है वो पावर हो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के थ्रू, या कोई और जो है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखे हुए कवायद की बेस पे कि आप उस कंपनी के अंदर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपने लेके आ रहे हो, अपने कौन, यानी गवर्नमेंट के बंदे, तो उस सूरत हाल में ये बन जाती है पब्लिक सेक्टर कंपनी। कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी होती है। ये पब्लिक भी हो सकती है, ये प्राइवेट भी हो सकती है। अब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ये कैसे पता चलेगा, उसकी सारी के सारी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, या सारी ना हो तो कम से कम 51% गवर्नमेंट के पास वोटिंग पावर होना चाहिए। और अगर जो है वो गवर्नमेंट के पास ना बेनिफिशियल ओनरशिप है, ना 51% का वोट है, तो फिर दूसरा क्या तरीका है कंट्रोल करने का, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो है वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी उस कंपनी के बोर्ड पे। अच्छा, और इंक्लूड्स अ पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस अंडर सेक्शन 42। सेक्शन 42 आप लोगों को आइडिया होगा, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनजीओ कहते हैं, गवर्नमेंट की भी एनजीओ होती हैं, कारीगर इंस्टीट्यूट के नाम से सिंध गवर्नमेंट की जो है वो एनजीओ है,
पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कंपनी, ये जो है वो पंजाब की जो है वो एनजीओ है। तो गवर्नमेंट की एनजीओ जो होती हैं वो भी बहरहाल पब्लिक सेक्टर कंपनी में डेफिनेशन में आ जाती हैं, अगर ये कवायद पूरी करें कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी है। अच्छा, फिर एक बात कि अभी आपको बताया गया कि अगर गवर्नमेंट का कोई इदारा भी गवर्नमेंट के लिए ये शेयर होल्डिंग कैरी करेगा या फिर एक डायरेक्टर्स वगैरह को लेके आएगा, तो उस केस में उसको भी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहा जाएगा। मगर एक जो है वो इसका एक्सेप्शन है कि nomination of directors by the commission on the board of the securities exchange or any other entity or operations of any other law shall not make it a public sector company. Nomination of directors by the commission on the board of securities exchange. इधर आ इधर आओ, इधर आओ। अच्छा जी, डिस्कनेक्ट हो गया था, आप अब वापस मैंने ज्वाइन किया है, आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी?
चले। अच्छा, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था। जी जी, पब्लिक सेक्टर कंपनी पे थे। और पब्लिक सेक्टर कंपनी पे हम लोग जो है वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जब आप अपना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो उस केस में आपको उस कंपनी के बारे में पब्लिक सेक्टर कंपनी का कहने का इख्तियार मिल गया। आप कौन हैं? आप गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट ने ये कंट्रोल कैसे हासिल किया? ऐसे हासिल किया कि डायरेक्टली या अपनी किसी एजेंसी और इदारे के थ्रू अपनी सारी शेयर होल्डिंग उस कंपनी की खरीद ली, या फिर एक कम से कम जो है वो 51%, या फिर एक उसके मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स के ऊपर इख्तियार हासिल कर लिया। मगर एक इदारा ऐसा है जिसकी जो है वो शेयर होल्डिंग, जिसकी जो है वो डायरेक्टरशिप जो है वो अगर कंपनी के अंदर नजर आए, वो कंपनी भी के कौन सी है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज है, यानी कि पीएसएक्स है या कोई और जो है वो कंपनी है। तो उस केस में एससीसीपी के नुमाइंदे जब किसी कंपनी के बोर्ड पे बैठे हुए होंगे, आपको इंशाल्लाह एक जो है वो सेक्शन पढ़ने को मिलेगा जिसको कहा जाता है 164 जिसको 165 के साथ मिला के पढ़ा जाता है, जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि एससीसीपी के पास ये पावर है कि वो अपने बंदे यानी अपने जो है वो डायरेक्टर्स कंपनियों के बोर्ड पे बैठाते हैं। और जो सर फेहरिस्त कंपनी है जिसपे वो अपने बंदे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठाते हैं, उसमें पीएसएक्स या सिक्योरिटीज एक्सचेंज भी शामिल है। तो जब किसी कंपनी के बोर्ड पे पीएसएक्स के ऊपर या किसी और कंपनी के ऊपर एससीसीपी के बंदे बैठे हुए हों, और वो एससीसीपी के बंदे जो है वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि 6 डायरेक्टर्स हैं उसमें से 4 एससीसीपी के हैं, या 10 डायरेक्टर हैं उसमें से 6 एससीसीपी के हैं, तो फिर उस केस में आप उसको पब्लिक सेक्टर ना कहिएगा। गवर्नमेंट का कोई भी इदारा अगर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स के ऊपर अपना इख्तियार जमा देता है, तो उस केस में वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाती है। मगर अगर गवर्नमेंट का इदारा एससीसीपी है, तो एससीसीपी की जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑन बीओडी ऑफ द कंपनी या कंपनीज विल नॉट बी अकाउंटेबल टू कंक्लूड कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये इसका एक एक्सेप्शन है। तो ये एग्जाम में आपको इसी तरीके से पूछ रहा होगा कि वो कंपनी है उसके अंदर जो है वो एससीसीपी के बंदे बैठे हुए हैं, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स है, क्या वो पब्लिक सेक्टर बन रही है? आप कहोगे नहीं, पब्लिक सेक्टर इसलिए नहीं बन रही कि उसके अंदर जो है वो एक्सेप्शन जो है वो फिट नहीं हो रहा। एक्सेप्शन फिट नहीं हो रहा क्या मतलब? कि जो है वो एससीसीपी की जो है वो रिप्रेजेंटेशन काबिल इस्तेमाल नहीं होती है। मेजोरिटी का मतलब ये हुआ ना कि अगर डायरेक्टर्स तो देखें, उमर अब्बास जो है वो एक नेशनल पर्सन है, तो 10 का जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि 5.25 या 5.5, तो 10 के अंदर जो है वो मेजोरिटी 6 से होगी, और अगर जो है वो 6 है तो 4 होगी, और अगर 7 है तो भी 4 होगी। तो इस तरीके से इसको निकाला जाएगा कि भाई किसकी तरफ जो है वो ज्यादा पलड़ा भारी हो गया। एक आदमी मोर देन 50% आप कह दीजिएगा। मेजोरिटी का तो वर्ड इटसेल्फ जो है वो रिप्रेजेंट जो है ना मोर देन 50%। अच्छा, अब आप एक जो है वो इसका इलस्ट्रेशन देखिए। ये एक कंपनी है, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड, पार्को, एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन। जी, सैयद सलमान, फॉरेन गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है, और लोकल गवर्नमेंट तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इस वक्त नजर आ रही है? एक पाकिस्तान में कानून है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, मगर वो अभी सस्पेंड किया हुआ है। ये मुस्तफा कमाल जो हमारे यहाँ पे होते थे पहले कराची के अंदर, और फिर इससे पहले नेमतुल्ला खां एडवोकेट, उस जमाने में ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस चलता था। बहरहाल ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड है। तो हमारे पास तो इस वक्त कराची में कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है। बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि लोकल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल नहीं है, फॉरेन गवर्नमेंट भी शामिल नहीं है, सिर्फ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल है। चलें, इसकी कुछ इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा।
पाक अरब रिफाइनरी कंपनी एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर का मतलब ये कि अगर इक्वल शेयर होल्डिंग होती है तो उसको जॉइंट वेंचर के नाम से पुकारा जाता है। नाम से ही लग रहा है कि एक तरफ गवर्नमेंट पाकिस्तान की है और दूसरी जो है वो इमिरेट्स की है गवर्नमेंट, इसीलिए अरब का वर्ड लगा हुआ है। पाक से रिप्रेजेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अरब से रिप्रेजेंट अबू धाबी के गवर्नमेंट। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे बनी थी 1974 में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इसके अंदर शेयर होल्डिंग जो है वो 60% है, जबकि जो है वो 40% शेयर होल्डिंग जो है वो अबू धाबी की गवर्नमेंट की है। अनस अहमद, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो दो अभी मैंने आपको गिनवाई, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसका तो तस्करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये पैदा कैसे हुई है। ये जो भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट या इमरान खान की गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कहला रही है और इसको जो है वो अपना सर पैर जो है कहाँ से ठीक करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। मुराद अली शाह की गवर्नमेंट हो, परवेज इलाही की गवर्नमेंट हो, ये कहाँ से अपना सर पैर ठीक करते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको कहा जाता है दस्तूर है पाकिस्तान। मगर ये कि लोकल गवर्नमेंट की जिन्होंने अभी बातचीत छेड़ दी, खामखा में छेड़ दी, उसका कोई हालांकि दूर दूर तक जो है वो तस्करा नहीं था, तो लोकल गवर्नमेंट का जिन्होंने भी तस्करा छेड़ा, वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त है ही नहीं। और वो जो थी भी तो वो एक कानून के तहत होती थी जिसको कहा जाता था लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल गवर्नमेंट का कोई तस्करा नहीं मिलता है। लोकल गवर्नमेंट को अपना सर पैर कहाँ से ठीक करना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से। तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से ऊपर आपको कोई खास दिलचस्पी अगर है तो आप मुझसे जो है वो बात कर लीजिएगा, मगर उसका सिलेबस से एग्जाम से कोई खैर ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हमारी जो गवर्नमेंट थी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग हमें नजर आ रही है 60%। तो फिर चूंकि 51% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, द गवर्नमेंट के पास है। यूनाइटेड अरब इमारात की गवर्नमेंट की तो हम नहीं गिनेंगे, और वो है भी बहरहाल 40%। तो किसकी है 60% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग, कौन सी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट पार्को, जिसको पाक अरब रिफाइनरी कंपनी कहते हैं, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई। पाक लीबिया होल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये पब्लिक लिमिटेड थी। ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और गवर्नमेंट ऑफ लीबिया का, जो 1978 में बना था। और इसके अंदर ओनरशिप स्ट्रक्चर ये है कि बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। अब इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि शेयर होल्डिंग में कोई डिस्प्रोपोर्शन है, तो जॉइंट वेंचर के बेस पे हम ये समझते हैं कि भाई शायद इक्वल शेयर होल्डिंग है और बोर्ड का प्रोपोर्शन भी इक्वल है। तो अब क्या होगा, एज द गवर्नमेंट से मुराद है मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट हैव ईदर द 51% और मोर वोटिंग पावर एंड द पावर टू इलेक्ट, ना पावर टू इलेक्ट और अपॉइंट है, ना जो है वो वोटिंग पावर है। 51% वोटिंग पावर चाहिए, वो भी नजर नहीं आ रहा। मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को लाने का इख्तियार भी नहीं आ रहा, क्योंकि डायरेक्टर्स तो इक्वल हैं यहाँ पे दोनों गवर्नमेंटों के। एज अ रिजल्ट पाक लीबिया जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। किसी वक्त में ये था, आज नहीं है ऐसा। तो ये इसीलिए मैंने लिखा है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एसीसीपी ने अपने मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स पीएसएक्स के बोर्ड पे बैठा हुए थे। बट एट दैट टाइम पीएसएक्स वाज नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, उस वक्त पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं थी। जिस वक्त भी जो है वो एसीसीपी के मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो है वो पीएसएक्स के बोर्ड पे बैठे हुए थे, क्योंकि पीएसएक्स के अंदर या किसी भी एंटिटी के अंदर ये वाला प्रोवाइजो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि अगर जो है वो एससीसीपी की मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है ऑन द बोर्ड ऑफ एनी कंपनी और पीएसएक्स, तो उस केस में फिर ये जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी की गिरदान में नहीं आता। पब्लिक सेक्टर की गिरदान में आने के लिए गवर्नमेंट का कोई भी इदारा मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन ऑन बीओडी ले आता है तो काम चल जाएगा, मगर गवर्नमेंट का इदारा एससीसीपी नहीं होना चाहिए। एससीसीपी की रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड यानी कि विद द मेजोरिटी जो है वो डायरेक्टर्स को लेके आ रहे हों, इसके बावजूद भी जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 में वो नहीं मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। चौथा नंबर पे, अगर गवर्नमेंट जो है, if the government, एक चौथी एग्जांपल, if the government is considering to dispose of a shareholding, कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग टू अ प्राइवेट शेयर होल्डर, एक ऐसा अभी ट्रांजैक्शन होने वाला है। कंपनी का नाम मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझ रहा क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग है और वो इसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं एक फॉरेन इन्वेस्टर्स को या कोई किसी प्राइवेट शेयर होल्डर को।
और इस पे ये एग्री हो रहा है कि शुरू में तो हम आपको एक टोकन शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करेंगे, यानी कुछ मामूली सी शेयर होल्डिंग, और ये प्राइवेट इन्वेस्टर उसके पैसे भी दे देगा गवर्नमेंट को, और फिर इसमें एक राइट टू अपॉइंट दिया जाएगा डायरेक्टर्स को लाने का, यानी कि वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो कहता है कि भाई आपके कंट्रोल में ये जो कंपनी है उसका आपने सत्यानाश किया हुआ है, अब इसको मैं ठीक कैसे करूंगा, ठीक करने के लिए मुझे लाने पड़ेंगे मतलब के डायरेक्टर, होशियार समझदार डायरेक्टर। होशियार समझदार डायरेक्टर्स को लाने के लिए वो कह रहा है कि पहले मैं पैसे नहीं दूंगा, पहले मैं अपने बंदे लाऊंगा, कंपनी को ठीक करूंगा, फिर उसके अंदर मुझे चाम नजर आएगा तो फिर मैं आपसे बाकी शेयर होल्डिंग लूंगा। तो भाई शुरू में कोई सौदे को रंग देने के लिए कंसीडरेशन का तो कोई मामला कर लीजिए, ठीक है कुछ शेयर होल्डिंग ले लेता हूँ, ठीक है कुछ शेयर होल्डिंग दे भी ली। अब कुछ शेयर होल्डिंग लेने के बाद बाकी शेयर होल्डिंग कब लेंगे, जब कंपनी ठीक हो जाएगी, तो ठीक किससे कराएंगे, अपने डायरेक्टर से। तो डायरेक्टर कैसे आप ले आएंगे बोर्ड पे, शेयर होल्डिंग तो हमारे पास है। तो आप एक काम कीजिए कि शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट में ये लिख दीजिए कि यू विल नॉट बी एक्सरसाइजिंग योर वोटिंग पावर इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, एज अ रिजल्ट जो हमारा वोटिंग पावर है वही इस्तेमाल होगा और हम अपनी मर्जी के डायरेक्टर को इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में ले आएंगे। यस ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। तो इसमें फिर क्या ये पब्लिक सेक्टर कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके ऊपर ये सवाल मुझसे पूछा गया था, तो मैं आपके लिए भी ये शेयर कर रहा हूँ। ऑल्दो इन दिस केस द होल ऑफ बीओडी जो है वो प्राइवेट शेयर होल्डर का ही होगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी के सारे बोर्ड पे बंदे ले आएगा। गवर्नमेंट तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर दिलचस्पी ही का इजहार नहीं करेगी, बल्कि दिलचस्पी किया उसको तो मुमानियत हो गई, उसने शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट में तय किया हुआ है। मगर कंपनी अभी भी बहरहाल पब्लिक सेक्टर कंपनी रहेगी जब तक गवर्नमेंट के पास कंट्रोल हो या बेनिफिशियली ओन कर रहे हो कम से कम कितना 51% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर। अगर वोटिंग पावर आपके पास जो है वो रही है 51% और मोर, तो आप फिर भी इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी कहेंगे, और रियलिटी में ऐसा ही है। गवर्नमेंट की 78 से 81% शेयर होल्डिंग है, वो शायद उसको जो है वो 2% शेयर होल्डिंग अभी दे रहे हैं, तो फिर भी आपके पास 79% शेयर होल्डिंग मौजूद है। बोर्ड उसका है तो क्या हुआ, क्योंकि इसमें लॉ ने ये नहीं कहा कि आपके पास दोनों चीजें साथ होनी चाहिए, ये कहा है कि या तो आपके पास 51% या मोर वोटिंग पावर हो जाए, और हेज अदरवाइज टू मीन कि आपके पास वोटिंग पावर अगर 51% का सेट नहीं हो रहा, तो फिर उस केस में आप जो है वो बोर्ड की बेस पे अपने जो है वो मामला को तय कर लीजिएगा। तो ये हो गई आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी। आज की क्लास में पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो हमारी डिस्कशन थी ये इस रेफरेंस के साथ थी कि भाई पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर प्रूफ हो जाती है तो उसके ऊपर हमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज रूल्स 2013 के इतलाक करना पड़ेगा। वो कुछ एडिशनल, यानी बीइंग अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, कंपनीज एक्ट तो वैसे ही फॉलो कर रहे हैं और इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर कंपनी रूल्स भी फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल सलमान, ये इसको एडिशनली गवर्न करेंगे, ये नहीं बोलेंगे गवर्न करेंगे, एडिशनली गवर्न करेंगे। वैसे तो ये कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न हो रही है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में पब्लिक और प्राइवेट के तौर पे बनी है, मगर ये वाला डॉक्यूमेंट इसके ऊपर सीरियल नंबर 5 वाला एडिशनली इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये डेफिनेशन भी आज का हमारा टारगेट है, ये भी पढ़ना है कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है। लिस्टेड कंपनी वो होती है जो कि कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनी के तौर पे बनी, या फिर ये कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो कि जो है वो ये कहा गया है कि पाकिस्तान में कंपनियां बनाने के, कंपनियां चलाने के 3 कवानीन अप्लाई हो रहे हैं। एक तो ये कि कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी बन गई, एक ये कि पार्लियामेंट का स्पेशल इनेक्टमेंट पास हुआ, जिसके अंदर जो है वो एग्जांपल्स के तौर पे मैं कहूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक कंपनी है, मगर वो कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बनी हुई, वो बनी हुई है एसबीपी एक्ट 1956 के तहत। इसी तरीके से मैं बात करूं एससीसीपी, एससीसीपी जो रेगुलेटर है ये खुद भी एक कंपनी है, मगर ये कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बनी हुई, ये एससीसीपी एक्ट 1997 के तहत बनी हुई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये भी एक कंपनी है, मगर ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत बनी हुई है। तो देयर आर लॉट मेनी कंपनीज इन पाकिस्तान व्हिच आर ऑल्दो कॉर्पोरेट स्टेटस कैरी कर रही हैं, मगर वो कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बनी हुई। ऐसी कंपनियों को जब कंपनीज एक्ट के साथ मिला के बात करनी हो तो फिर जो है वो कहा जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कैप्सुलेटेड कॉन्सेप्ट, विद इन दैट जो है वो कंपनीज एक्ट की कंपनी तो शामिल है ही, इसके अलावा जो है इसके अंदर जो स्पेशल इनेक्टमेंट के तहत बनी हुई कॉर्पोरेट स्टेटस है वो भी शामिल है। और फिर लगे हाथों इन्होंने
बॉडी कॉर्पोरेट जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में डिफाइंड है, उसके अंदर इन्होंने मजीद ये भी शामिल कर दिया है कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जो है वो फॉरेन लॉ के तहत बनी हुई कंपनियां भी आती हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर आपने नाम सुना हो सिटी बैंक पाकिस्तान, सिटी बैंक पाकिस्तान पाकिस्तान में थोड़ी इनकॉर्पोरेट है, ये तो यूएसए में बनी हुई है, पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेस ऑपरेट हो रही हैं। इसको कहा जाता है फॉरेन कंपनी। ये फॉरेन कंपनी जो है ये भी पाकिस्तान में कंपनी की डेफिनेशन में ऐसे शामिल होगी कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर डाला गया है। बॉडी कॉर्पोरेट का तस्करा ऐसे कि इसके अंदर कंपनियां तो होती ही होती हैं, बाकी और भी ऐसी एंटिटीज जिसके ऊपर कॉर्पोरेट स्टेटस का एप्लीकेशन होता है, उसके अंदर जो है वो आपको पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट के तहत बनी हुई एंटिटी और फॉरेन लॉ के तहत बनी हुई एंटिटी का मैंने तस्करा किया। तो दिस इज अ कैप्सुलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट स्टेटसेस इन पाकिस्तान, जिसको बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से पुकारा जाता है। और फिर इन्होंने एहतरामन ये भी लिख दिया है कि शायद कोई और एंटिटी भी कभी आ जाए जिसकी कोई सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो। जैसे आप लोगों को मालूम होगा ये नया नाजमाबाद में आजकल एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसके जो है वो यूनिट्स खरीदी है, वो एक ट्रस्ट है, उसके जो है वो ट्रस्ट के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे तो वो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो लिस्टेड कंपनी इज सच अ कंपनी जो कि हो सकता है कि कंपनी हो सकता है कि वो कंपनी की कोई और शक्ल यानी बॉडी कॉर्पोरेट हो, या हो सकता है कि ना बॉडी कॉर्पोरेट हो ना पब्लिक कंपनी हो बल्कि कोई और ही एंटिटी हो, लाइक जो है वो डोलमैन रीट, डोलमैन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नाम से ही लग रहा है डोलमैन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये जो क्लिफ्टन वाला डोलमैन मॉल है कराची में, ये बेसिकली जो है वो एक ट्रस्ट है, मगर इसके यूनिट्स और इसके सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस विल आल्सो बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद ये कहा जाता है कि ये लिस्टेड हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज में। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कह दीजिएगा एग्जाम में तो भी ठीक है, पीएसएक्स कह दीजिए तो भी ठीक है। मजीद आपसे ये बात करें, यहाँ पे बात नोट करने की ये है कि देखें यहाँ पे ये जो पहला वाला पॉइंट है जिसमें कहा गया पब्लिक कंपनी, यहाँ से एक मुराद निकल आती है। इंशाल्लाह आगे की क्लासों में इसके ऊपर डिस्कशन मजीद होगी कि कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने जाओगे तो प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्ट नहीं हो सकती है। तो कोई कहेगा कहाँ लिखा हुआ ही नहीं हो सकती है, तो आप जो है वो इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे आज की क्लास के बाद कि देखिए लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में हमें ये कहा गया है कि कंपनी को लिस्ट कराने के लिए ना आइएगा, क्या कहा है, पब्लिक कंपनी को लिस्ट कराने आएगा। तो मीनिंग देयर बाय प्राइवेट कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर द लिस्टिंग, डेफिनेशन में ही फिट नहीं हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको चाहूंगा कि आपको अपना जो पढ़ाई के लिए अपना हिसाब किताब साफ करना है, वो करना है बेसिकली एक्ट के ऊपर अपना हाथ साफ करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है वो जरा इसकी डेफिनेशन मेरे साथ एक्ट के अंदर भी देख लें कि ये डेफिनेशंस कैसे आई, किस तरीके से हुआ। नोट्स वगैरह आपकी सहूलत के लिए, मगर एक एक्ट में ये कैसे डेफिनेशन आई जरा वो देख लीजिए।
अच्छा जी, चले आइए, ये जो क्लास का शायद टाइम ओवररन हो गया तो इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दी थी, तो खैर चले। आपको कंपनीज एक्ट नजर आ रहा है मेरे सामने? तो है, कंपनीज एक्ट खुला हुआ है, आपको नजर आ रहा है कंपनीज एक्ट? चले, कंपनीज एक्ट के अंदर मैं आपको इस वक्त पढ़ाने जा रहा हूँ लिस्टेड कंपनीज की डेफिनेशन। जरा आप इसकी लो की वर्डिंग, उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा देखिए, किस तरीके से आपको इसके बारे में बातचीत पता चल रही है। ये आ गया सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 54। ये आ गया आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी की तारीफ। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब ये होता है कि ये कंपनी होगी। सबसे पहली बात ये कि ये कंपनी होगी, यानी कि कंपनीज एक्ट में बनी हुई होगी। इसका स्टेटस पब्लिक का भी हो सकता है, प्राइवेट का भी हो सकता है। पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क होता है वो इंशाल्लाह एक दो क्लासों में आ जाएगा। जिसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन हो, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, इस या तो इसको क्या कर रहे हो, इसको कंट्रोल कर रहे होंगे। कंट्रोल कैसे करते हैं, उसका एक तरीकाकार ये है कि बेनिफिशियल ओनरशिप हो जाए पूरी की पूरी, या फिर ये कि 51% कम से कम हो जाए वोटिंग पावर के अंदर हिस्सा। एक ये हो गया। अब ये खुद से गवर्नमेंट का हो तो भी ठीक है। गवर्नमेंट से मुराद मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की कोई इदारा हो, कोई एजेंसी हो, वो भी चलेगा। स्टेचुटरी बॉडी हो वो भी चलेगा। मगर कौन सी जो है वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक है, वो है एससीसीपी। एससीसीपी की अगर इन्वॉल्वमेंट हो गई मेजोरिटी डायरेक्टर्स लाने के लिए, तो फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये आप शेयर होल्डिंग के अंदर अगर अपने आप को पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं मुतारिफ कर सकते, तो दूसरा जो है वो मामला ये भी है आपके लिए कि आप जो है वो ये कह दीजिएगा कि हमारे पास अदरवाइज पावर है कि हम जो है वो नॉमिनेट और अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स कर सकते हैं। और इस बात के ऊपर कोई गमगीन ना होइएगा कि सेक्शन 42 वाली कंपनी भी कभी पब्लिक सेक्टर हो सकती है। यस, वो भी हो सकती है। तो दो में से एक तरीकाकार होगा कि कंट्रोल हासिल कर लीजिए। कंट्रोल कैसे हासिल कर लीजिए, या तो शेयर होल्डिंग के बेस पे, या फिर एक मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को लाने के थ्रू। अगर जो है वो शेयर होल्डिंग लानी है तो कितनी 100% ले आइए, या फिर एक 51% और मोर ले आइए। डायरेक्टर्स कितने, मेजोरिटी यानी मोर देन 50%। कौन सा इदारा ऐसा है जो इंटरवीन करेगा, तो उसकी जो है वो इंटरवीनिंग जो है वो काबिल एतबार नहीं होगी फॉर डेवलपिंग द स्टेटस ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी। वो एससीसीपी का इदारा है। अच्छा, अब इसके अंदर साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन देख लीजिए, जो अभी मैंने आपको बताई कि गवर्नमेंट का मतलब जो है वो क्या होता है। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही सिर्फ इसमें लीजिएगा। ये जरा देखिए, ये आपने कहाँ पे अभी आज की क्लास में पढ़ा? सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 54, पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन के अंदर। तो आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि ये सेक्शन नंबर वगैरह ऐसे ही आपको याद हो जाएं, तो इससे इंशाल्लाह काफी आपको पढ़ने में भी सहूलत रहेगी और आपको मजा भी आएगा। इंक्लूड्स फेडरल गवर्नमेंट और एज द केस में भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तो यहाँ से आपको जो है वो ये निशानी मिल गई कि इसके अंदर अगर कोई लोकल गवर्नमेंट की बातचीत करने लगे तो उसको रोक दीजिए, फॉरेन गवर्नमेंट की बातचीत करने लगे तो उसको भी रोक दीजिए। अच्छा, अब ये जो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन है वो भी लगे हाथों में आपको पढ़ा दूं। लिस्टेड कंपनी का मतलब ये होता है कि ये पब्लिक कंपनी होती है। यहाँ से साबित हो गया कि चूंकि ये पब्लिक कंपनी की बात करता है तो इसके अंदर प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टिंग की कैटेगरी में नहीं आ सकती। दूसरा ये कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में। और कोई और एंटिटी हो, लाइक जो है वो म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट होते हैं, उनकी भी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, तो उनको आप लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में ले लीजिएगा।
अच्छा, लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती हैं। अब साथ साथ लगे हाथों मामूली सी बात है, मगर देख लीजिएगा कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज किसको कहते हैं। एक होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो होता है एससीसीपी, और वो होता है रेगुलेटर। और सिक्योरिटीज एक्सचेंज की बातचीत हो रही है तो इसको कहा जाता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज है। मीन्स अ पब्लिक कंपनी लाइसेंस बाय द कमीशन। ये स्टॉक एक्सचेंज खुद भी एक कंपनी है, और ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। और ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज के तहत रजिस्टर्ड है अंडर सिक्योरिटीज एक्ट 2015। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये खुद भी एक पब्लिक कंपनी है, और ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है एक लाइसेंसिंग का मामला है, यानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो खुद अपना जो निजाम चलाती है, इसको भी एक निजाम फॉलो करना पड़ा है। वो कौन सा निजाम फॉलो करना पड़ा है? सिक्योरिटीज एक्ट 2015 फॉलो करना पड़ा है। कि सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के तहत ये लाइसेंस एंटिटी है, और ये जो है वो लोगों को अपने अंदर लिस्टिंग देती है। और इसके ऊपर जो है वो कंपनियां जो हैं वो पब्लिक से कैपिटल रेज करती हैं, फिर वो कैपिटल रेज करने पे जो शेयर जारी करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ट्रेड होते हैं। तो ये सारा कुछ मामला चलता है। यहाँ पे एक बात आपको ये नोट कराएं कि ये इन्होंने कहा है कि लिस्टेड कंपनी वो होती है जिनकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या पीएसएक्स के अंदर या सिक्योरिटीज एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होती हैं। तो इससे अंदाजा ये हुआ कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ी जाए, वहां पे जाके पढ़ के देखा तो ये तो हमें पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज नजर आ रही है। तो एज अ रिजल्ट हमने जो है वो ये कंक्लूड कर लिया कि अगर कोई कंपनी ऐसी हो कि जो कि जो है वो सिर्फ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जैसे कि कुछ अरसे पहले मुझे एक आईटी कंपनी है, वो बेसिकली आईटी भी काम करती है, कोई हार्डवेयर का भी काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम दुबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि दुबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने पे आप अपने आप को पाकिस्तान में तो अनलिस्टेड ही कहेंगे, क्योंकि लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन के अंदर जो है वो क्या आता है? लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में वो आता है जो कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो। तो उन्होंने मुझे क्यों पूछा था, उन्होंने कहा कि फिर ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आप लोगों को पढ़ाते हैं उसके अंदर जो मुख्तलिफ बातें लिखी हुई है, काफी मुश्किल मुश्किल बातें भी हैं, वो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं फॉलो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा लिस्टेड हो गए फिर भी नहीं। मैंने कहा भाई लिस्टिंग की तारीफ में आप नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा भाई लिस्टेड की तारीफ तो ये है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 38 में आपने पढ़ी कि आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो। और जब सिक्योरिटीज एक्सचेंज की लिस्ट के अंदर जो है वो जाके देखा सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 क्लॉज 62 में, तो वो तो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये दुबई के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने पे आप जो है वो पाकिस्तान में लिस्टेड जो है वो नहीं माने जाओगे। मुइज फारूक, अदरवाइज का मतलब ये होता है कि इसके अलावा, बिल्कुल आसान सा बात है। अदरवाइज का मतलब ये, मतलब मैं ये कहता हूँ कि हमारी क्लास जो है वो बुध के रोज होगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मुझे टाइम टेबल इतना कंफर्म नहीं है। तो बुध के रोज होगी, जुम्मे के रोज होगी, इतवार के रोज होगी, अनलेस अदरवाइज। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जब तक मैंने शेड्यूल को चेंज नहीं किया यही शेड्यूल होगा। और अनलेस अदरवाइज का मतलब ये होगा कि शायद मैं जो है वो शेड्यूल में कोई आगे पीछे तरमीम करूंगा आगे जिंदगी में, आगे की क्लासों में। तो इसलिए मैंने अनलेस अदरवाइज कह के अपने आप को महफूज कर लिया कि जनरली तो यही टाइम टेबल है, मगर चेंज करने का इख्तियार है। तो यहाँ पे भी यही बात की गई कि अनलेस अदरवाइज का मतलब ये कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मगर कहीं किसी सेक्शन में कह दिया गया कि कोई और गवर्नमेंट का तस्करा, तो बस वही ले लीजिएगा फिर चेंज वाली। जी, दोनों में से कोई एक जो है वो कंडीशन मीट करनी है। मैंने आपको वर्डिंग से इसीलिए पढ़ाया कि यू शुड बी केयरफुल, कि अदरवाइज की वर्डिंग जो है वो आपको भी क्लिक कर रही होगी। कि अदरवाइज का तो मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डिंग के अलावा कोई और, यानी कि शेयर होल्डिंग नहीं हो पा रहा तो ये कर लीजिए। तो दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी होती है, उमर अब्बास। अच्छा, अब ये काम हो गया, और अब आपको मैं लेके जा रहा हूँ बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। हु इज बॉडी कॉर्पोरेट विच इज ऑल्सो बीइंग कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में बॉडी कॉर्पोरेट का जो स्टेटस है वो एक कैप्सुलेटेड टर्म है, यानी कि एक मजमुआती टर्म है जिसके अंदर कंपनीज एक्ट की कंपनियां तो शामिल हैं ही, और इसके अलावा और भी कवानीन के तहत जो कंपनियां बनी ऑपरेट हो रही हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। ये देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 9 में इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा? also falls within the definition of listed company। बॉडी कॉर्पोरेट को उर्फे आम में कॉर्पोरेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका मतलब कंपनीज एक्ट की कंपनी तो होती ही होती है।
इसके अलावा एक ऐसी कंपनी भी है जो कि पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट है, जिसको मैंने कहा सिटी बैंक है। दिस इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, दिस इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान में ब्रांचेस की शक्ल में ऑपरेट हो रहे हैं। तो उनको ये तो नहीं कह सकते कि आप कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई कंपनी है, उनको कहा जाता है फॉरेन कंपनी, और वो फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में शामिल है। इसके अलावा कोई भी स्टेट्यूटरी बॉडी हो, किसी कानून के तहत बनी हुई कोई इदारा हो, जिसको उसके रिलीवेंट कानून के अंदर, रिलीवेंट स्टेट्यूट के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट कह दिया गया हो, तो आप बस उसको बॉडी कॉर्पोरेट कह दीजिएगा। लाइक एससीसीपी को कह दिया गया बॉडी कॉर्पोरेट, तो कह दीजिए। एफबीआर को उनके रिलीवेंट कानून में कह दिया तो कह दीजिए। मगर दो लोगों को इन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, पाकिस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि ऐसा इदारा होता है जो बाहमी ताउन के या बाहमी इश्तराक से लोगों की वेलफेयर के लिए इदारा बनता है। जैसे कि आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, काठियावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस इज समथिंग के एक मेमनों की एक सोसाइटी है, जो कि बेसिकली लोगों को सस्ते दामों, यानी कि उस कम्युनिटी के लोगों को सस्ते दामों में घर देती है, सस्ते किराए पे घर देती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस चलाती है। ये चंदे वगैरह अपनी कम्युनिटी के जो मुखैर हजरात होते हैं उनसे करके, जो कम्युनिटी के नीडी लोग हैं उन्हीं के ऊपर खर्च करते हैं। ये पाकिस्तान में कानून है जिसको कहते हैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर उसकी एक बात बताना मकसूद है, वो ये कि अगर उसके अंदर देखा जाए तो उसमें कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनती है उसको आप बॉडी कॉर्पोरेट कहिएगा। अब क्यों कहिएगा, कैसे कहते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, मगर ये कहा गया है कि बॉडी कॉर्पोरेट कहिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कंपनीज एक्ट कहता है कि भले उसका कानून कह रहा हो, मगर हम उसको कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। ये असल में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो हसासियत प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की शामिल है। फेडरल गवर्नमेंट का कानून कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट जो है वो क्लेश नहीं करना चाहता, सूबे के साथ तसादुम नहीं करना चाहता, इसलिए कहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर हम जरा भी अपना हक नहीं जताना चाहते। नतीजतन कंपनीज एक्ट बना बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए या कंपनियों के लिए है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाहर ही निकाल दीजिए, झंझट ही खत्म। दूसरी बात यह कि एक ऐसी एंटिटी, यानी कि शायद ये दोनों की बात हो गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वैसे ही बाहर हो गई, इन दोनों की बात हो गई, आउटसाइड पाकिस्तान बनी हुई है या रिलेवेंट लॉ में बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर हुई है। नॉट बीइंग अ कंपनी, इसमें पहली वाली कैटेगरी शामिल नहीं है। इसमें पहली वाली कैटेगरी शामिल नहीं है, यानी ये वाली शामिल नहीं है। जिसको कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज, जिसको आजकल की जबान में कहते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अगर नोटिफिकेशन के थ्रू इसको एक्सक्लूड कर दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं होगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट अगर किसी के ऊपर अप्लाई हुआ तो कहे बगाए कंपनीज एक्ट उसके ऊपर अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। प्राइमरीली तो ये कंपनीज एक्ट कंपनीज के लिए बना हुआ है, मगर फॉरेन कंपनियों के ऊपर भी कुछ अप्लाई होता है, कुछ बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी अप्लाई होता है। मगर जो बॉडी कॉर्पोरेट सिरे से ही नहीं है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई ऐसी जो है वो एंटिटी जो कंपनी ना हो, मगर उसके ऊपर मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया हो, इसको कंपनी के डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से निकाल दीजिए, तो उसको निकाल दीजिएगा। ऐसा नोटिफिकेशन आज के दिन कोई भी फील्ड में नहीं है। कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से निकाला हो। तो बहरहाल ये लफाजी है खाली, जिसको आपको पढ़ना जरूरी था, इसलिए जो है वो आपने पढ़ा, बाकी अदरवाइज इसकी प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं है। अब अगर जरा इसको डेफिनेशन को थोड़ी सी एक एक्सरसाइज के तौर पे जरा देख लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। आपको फिर से एक्सेल की शीट नजर आई? एक्सेल की शीट आपको नजर आई? आइडियाज लिमिटेड, ये इनकॉर्पोरेट हुई है, पाकिस्तान में बनी हुई कंपनी है, और इसकी ब्रांच ऑफिस जो है वो अराउंड द ग्लोब है। आइडियाज लिमिटेड ये गुल अहमद वालों की, पाकिस्तान से बाहर भी इसकी ब्रांचेज हैं। ये कंपनी के डेफिनेशन में शामिल है, और इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में भी ये शामिल है। ये कंपनी भी है और ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। आइडिया आईएनसी,
ये कोई कंपनी है जो यूएसए में इनकॉर्पोरेट बनी है। यूएसए में जो कंपनियां बनती हैं उसके आगे लिमिटेड नहीं आईएनसी लगाया जाता है, तो इसलिए यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड वाली कंपनी की निशानी बहरहाल इससे भी पता चल रही है, क्वेश्चन भी बता रहा है। और इसकी ब्रांच ऑफिस पाकिस्तान में है। और इस कंपनी, ऐसी कंपनियां जो बाहर बनती हैं और पाकिस्तान में ब्रांच की शक्ल में ऑपरेट होती हैं, उसको हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल है। कौन सी वाली लाइन के अंदर? बॉडी कॉर्पोरेट की सेकंड लाइन के अंदर, जिसमें कहा गया था कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। मगर बहरहाल कंपनी तो नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में नहीं बनी हुई। मगर इसके बारे में कंसर्न मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज जो है वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट का, यानी कि जिसको मैंने कहा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो वो इस बात के ऊपर एम्पावर्ड है कि वो नोटिफिकेशन जारी करे, ऐलान इंदिया जारी करे कि भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से बाहर है, तो बस आप इसको बाहर कर दीजिएगा। अगर नहीं ऐलान करता तो बहरहाल ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल है। सुंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक बॉडी कॉर्पोरेट है अंडर द रिलीवेंट लॉ, जिसका मैंने तस्करा किया सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। मगर कंपनीज एक्ट के लिए ये कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। क्यों? कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से इसको निकाल दिया गया है। तो बॉडी कॉर्पोरेट वो होती है जो कि अलग लॉ के तहत बनी हुई हो, फॉरेन कानून के तहत बनी हुई हो, या पाकिस्तानी लॉ के तहत बनी हुई हो। मगर दो इदारे कभी भी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे नहीं आएंगे। एक तो ये कि जो है वो जिसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक 1860 में रजिस्टर्ड होने का मौका मिला है, या फिर ये कि जो है वो जिसको कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज ने नोटिफिकेशन के थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। मगर कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर सिर्फ उन्हीं इदारों को करता है जो अदर देन कंपनियां हो, यानी कि फॉरेन लॉ के तहत या तो बनी हुई होंगी या अदर स्टैट्यूट के तहत बनी हुई होगी। उसको जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो बाहर कर सकता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। इसके अंदर अल्लाह का शुक्र है हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, साथ साथ जो है वो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी डिस्कस कर ली, लिस्टेड कंपनी की भी, गवर्नमेंट की भी, पब्लिक सेक्टर कंपनी की भी, और इसके साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट की भी। ये डेफिनेशंस अगर आप याद रखेंगे, आपको अप्लाई करने आएगा एग्जांपल्स के साथ, तो फिर आगे की क्लासों में आपका काम बन पाएगा, वरना आपको हो जाएगी मुश्किल। तो आप किसी भी दर्जे में क्लासें ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, रिकॉर्डिंग ले रहे हो, मशवरा तो मेरा ऑनलाइन का है। मगर ये कि आपकी जो है वो बहरहाल बहुत ज्यादा समझ है और आपको चीजें समझ में आती हैं, तो फिर आप जो है वो रिकॉर्डेड पे जाइए। मगर ये कि जमा ना कीजिएगा, फौरन फौरन कर लीजिए, और फौरन फौरन इसको स्टोर कर लीजिए कहीं। स्टोर का मतलब ये कि जो भी आपके नोट्स हो, रजिस्टर्ड हो बनाने का, ये आप एहतमाम कीजिए। इसको लिखिए, फ्लो चार्ट्स या जो भी आप बनाना चाहें वो बनाइए, और इसको अभी किल कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आखिरी महीने में एक कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट हो रहा हो कि यार ये तो जो है वो हमें समझ में ही नहीं आया। नहीं, जो भी समझ में आया वो भी अभी लिख लीजिए, जो समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ के उसी को अभी जो है वो रिजॉल्व कर लीजिए। यही आपकी कामयाबी का नुस्खा है। बाकी अदरवाइज जो है वो कोई इसमें रॉकेट साइंस और कोई नुस्खा नहीं हो सकता। तो आज की क्लास से मुतालिक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में बात को मजीद बढ़ाएंगे। तरीकाकार हमारा यही होगा, ये एक्ट जो आपको दिखाया गया बस वही हमें पढ़ना है। कोई सवाल नहीं है? एक्ट अब्दुल्ला दो मिलते हैं, तीन होते थे। एक तो लास्ट टाइम जो है वो आया ही नहीं, वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया शायद पेटी वाला साहब ने। बाकी इसके अलावा दो ऐसे सलाम हैं। एक जो है वो ऐसे सलाम कराची वाला है, और एक ऐसे सलाम जो है वो पंजाब वाला, या जो है वो इस्लामाबाद वाला है। तो वो इस्लामाबाद वाले, पंजाब वाले जो हैं वो इस्लामाबाद वाले के जो ऊपर जो है वो ज्यादा मुत्तफिक थे, या ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल थे। कराची वाले से ज्यादा मुत्तफिक या कंफर्टेबल थे, क्योंकि पढ़ाई के दौरान में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो कुछ चीजें ऐसी बच्चों को समझ में आई कि यार ये तो हमारे कॉम्पेंडियम में है नहीं, या ये तो पुराना है, सर ने तो चेंज वाला पढ़ाया। तो फिर फैसला ये हुआ कि यार कॉम्पेंडियम में अपडेशन सही नहीं लगी, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। तो उसके बारे में पब्लिशर को रुजू किया गया, तो पब्लिशर ने फिर उसको चेंज किया। तो चेंज करने में पंजाब वालों को सही तस्कीन हुई, पंजाब वाले जो है वो पब्लिशर से, सिंध वालों को सिंध वाले से हुई। मगर एक बहरहाल दोनों एक ही जो है वो चीज को छापने के ऊपर पाबंद है।
दार बातें छापना है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी के ऊपर आप इसको तसल्ली कर लीजिए, बाकी अदरवाइज चीज तो सेम है। बाकी आपकी डीलिंग्स, आपको जो है वो वक्त पे पहुंचाना, आपसे सही बात करना, इसके ऊपर अलग अलग राय कायम हो रही है। तो दोनों ही है, आपके पास बहुत लंबी चौड़ी कोई लिस्ट नहीं है, तो दोनों में से कोई भी एक ले लीजिएगा। और किसी का कोई सवाल? नहीं है कोई सवाल? चले फिर, इंशाल्लाह कोई सवाल नहीं है तो मैं अगली क्लास में आपसे मुलाकात करता हूँ। अल्लाह हाफिज।